बट अभी थोड़ा जस्ट पहले जो टिपिकल टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेते हैं, फिर इसके बाद उस पे भी आएँगे। ओके, सो ऐश्वर्या का बैकग्राउंड ही एनवायरमेंटल साइंस है, तो उनकी प्रॉब्लम को हम समझ सकते हैं। सौविक, अगर आप कुछ और बताना चाहें, आपका सबसे टफ़ेस्ट जो ज़ोन था पूरे पेपर का, किस टॉपिक से आपको लगा कि प्रॉब्लम आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है? आपने बताया कि शायद सेल ट्रांज़ैक्शंस वाले टॉपिक से आपको प्रॉब्लम हो रही थी, राइट? ओके, 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 अच्छा। ओके, आपकी इस बात के लिए एक आंसर देना चाहूँगा सौविक, कि आज के डेट का जो अभी पे जितने भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में आप अपीयर होंगे, जो 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्लोज़ली रिलेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम्स का लेवल टफ़ होता जा रहा है, जैसे-जैसे टाइम पास होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे जो ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं 4 ऑप्शंस में से, वो सभी एक-दूसरे से रिलेट करते हैं, और ऑप्शंस भी जो होंगे, वो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड रहते हैं, ताकि आपको जो आपकी जो क्लैरिटी है, वो एकदम प्रॉपर तरीके की होनी चाहिए। पहले होता था कि आपके जो 3 ऑप्शंस होते थे, वो आउट ऑफ उस टॉपिक के होते थे, तो आपको फ़िल्टर आउट करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम नहीं होती थी, मतलब ईज़ी वे में आप कर पाते थे। बट राइट नाउ सिनेरियो जो है, वो चेंज हो चुका है। अभी क्या है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, वो 4 के चारों ही ऑप्शंस आपको उसी सेम टॉपिक से होंगे और मिलते-जुलते होंगे, और आपको लगेगा कि हाँ, सारा का सारा चीज़ आपने जब वो टॉपिक कवर किया था, तो वो सारी चीज़ें से आपका एक्सपोज़र हो चुका है। दैट इज़ व्हाई आप सर, आप तो 5 ऑप्शंस लेके आते हो, ओके। तो ज़्यादा अच्छा है ना, आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं, तो फिर आप अपना और भी जो एक्सपोज़र्स है उसको आप अच्छे से और बढ़ा लीजिए। अच्छा है। ओके, बट आपको केबीएस एग्ज़ाम में हमेशा 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। 5 जितने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आपको बढ़ते जाते हैं, तो आपकी आपकी जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है, वो और ज़्यादा फ़िल्टर आउट हो जाती है। दैट इज़ व्हाई ऑप्शंस ज़्यादा दिए जाते हैं, ताकि पता चले कि हाँ, आप कितना डेप्थ तक उन चीज़ों को जानते हैं। ओके, सो अभी 12 लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप में से किसी कोई और कुछ अगर बताना चाहता हो पेपर को लेकर के, इन द सेंस से कि कौन-सा पोर्शन्स आप लोगों को ज़्यादा टफ लगता है, कि जहाँ पे अभी आपको सेल बायोलॉजी में थोड़ा फोकस करना है, और कौन से टॉपिक ऐसे रहे या पोर्शन्स ऐसा रहा जहाँ से आपके क्वेश्चन्स आसानी से ईज़िली निकल गए, मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप लोग ये बता पाएँगे, तो शायद आप लोगों की जो ऑब्जर्वेशंस होगी, सर एक रिक्वेस्ट है, असेसमेंट्स एंड सजेशंस बेस्ड एमसीक्यू टाइम से प्लीज़ इंक्लूड कीजिए। ओके। अ ओके, और भी लोग जुड़ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ बताते रहिए, अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए कि कैसा रहा आप लोगों का पेपर, और किस पोर्शन्स में आप लोगों के प्रॉब्लम ज़्यादा आप लोगों को हुई, और जहाँ पे आप लोग ज़्यादा उलझ पाए। ताकि आपको अगर आप ये इस पेपर से अगर आप 2-3 चीज़ें अगर निकाल पाते हैं, तो आपके आगे की स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नंबर पहला, कि आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जो सेल बायोलॉजी के पेपर आपने दिया है, तो उसमें से कौन-सा पोर्शन्स ऐसा है जहाँ पे आपको अभी और ज़्यादा ब्रश अप करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइव और रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ तो आप सब लोग अपना-अपना वो टॉपिक को अच्छे से एक मेंशन कर लीजिएगा, कि जितने भी पेपर आप सब लोगों ने दिए, क्वेश्चंस को आपने एक्सपीरियंस किया, उनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि आपने बहुत ईज़िली कर लिया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके वो वाले टॉपिक थोड़े ठीक-ठाक हैं, मतलब कंप्लीट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जहाँ पे आपको ज़्यादा डाउट हो रहे हैं, ज़्यादा परेशानी हो रही है, सो उन टॉपिक को आप नोट डाउन कीजिए, और उनको अच्छे से स्टडी कीजिए, और ज़्यादा लेवल पे कीजिए। और जिस तरीके के आपसे प्रॉब्लम बना कर के पूछे गए हैं, आप उस एस्पेक्ट्स में आप पढ़ना शुरू कीजिए, कि हाँ, बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है, और मेम्ब्रेन की जो स्टेबिलिटी है, उसको बढ़ाने के लिए कौन से फैक्टर्स होने चाहिए। कोई अगर आपका लिपिड है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी और उसका मेल्टिंग पॉइंट किस तरीके से मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सारी चीज़ें आपसे सेल बायोलॉजी में क्या है, पूछी जाती हैं। सेल साइकिल हर कोई पढ़ता है, सेल डिवीज़न सबको सबको सबके पास आइडिया होता है, बट उसी सेल साइकिल से और सेल डिवीज़न से अगर आपको प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो थोड़ा-सा दिमाग घूम जाता है कि अच्छा, यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो इस इन सारे प्रॉब्लम्स को देखने के बाद आपके अभी माइंड में जो अप्रोच होना चाहिए, वो ये, कि अभी आपकी जो पढ़ाई सेल बायोलॉजी को लेकर के है, वो इस तरीके की होनी चाहिए कि इन सारे प्रॉब्लम को भी आप कवर अप करते चलें, ताकि अच्छे तरीके से वो सारे प्रॉब्लम आपके क्या हों, सॉल्व हो पाएँ। सो स्टार्ट कर लेते हैं, अभी 10 मिनट का टाइम हो चुका है, और बाकी जो चीज़ें होंगी आप लोग बाद में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिएगा, और जो-जो पोर्शन्स आप लोगों के वीक या स्ट्रॉन्ग होंगे, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले पेपर को डिस्कस कर लेते हैं।
और बाकी अगले टेस्ट के बारे में भी हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो जो आंसर शीट मैंने आप लोगों को भेजी हुई थी, उसी पेपर को यहाँ पे हम शेयर कर लेते हैं और इसके बाद आप लोगों को जो-जो चीज़ों के पीछे का जो लॉजिक है, उसको भी अच्छे से डिस्कस करते चलेंगे और होपफुली कि ये सेशन काफ़ी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो और जहाँ से कुछ अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट होगा, आप उसको अच्छे से पूछ लीजिएगा। ओके, माइक अपना अच्छे से अनम्यूट कर लीजिए। अगर कहीं पे भी कुछ डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन्स की प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशंस में, तो आप उसी टाइम पे अपने प्रॉब्लम को, अपने डाउट को क्लियर करते चलिए। क्योंकि इस क्लास का सिंपल सा मोटो यही है कि इन चीज़ों को लेकर के आपकी क्लियरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सो पहला प्रॉब्लम जो आपको इस पेपर में दिया गया था, वो यही पूछा गया था कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सेल्फ वैक्सीनेशन इज़ टू। सो सेल्फ वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको देख लीजिए। जैसे सपोज़ अगर कोई भी आपका चाहे प्लांट सेल्स है या एनिमल सेल्स है या बैक्टीरियल सेल्स है, उनको क्या किया जाता है, होमोजेनाइज़ किया जाता है। करने के लिए ऐसे प्लांट सेल्स जो होता है, उसके लिए हम लोग बेसिकली लिक्विड नाइट्रोजन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन में उसको क्रश कर देते हैं और क्रश करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, राइट? तो लिक्विड नाइट्रोजन से सारे के सारे जो मेम्ब्रेन होते हैं या पूरा उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल होती है, वो सब रप्चर हो जाती है, तो उसको उस रप्चर को लेकर के उसे आप होमोजेनाइज़ बोलते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं अलग-अलग आरपीएम पे अलग-अलग ड्यूरेशंस के लिए। तो जितने भी आपके हेवियर ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट मीन्स पेलेट के फॉर्म में आते जाते हैं। तो फ्रैक्शनेशंस करने का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप जितने भी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट-डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस एंड साइज़ के बेसिस पे उनका क्या होता है, सेपरेशंस होता है और आप उन सारे फ्रैक्शंस में से जितने भी आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको अलग-अलग सेंट्रीफ्यूगेशंस रेट पे मीन्स आरपीएम पे रोटेट करा करके आप उनको क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते जाते हैं। और ऐसा करने के पीछे सिर्फ लॉजिक ये होता है कि आप ये देखना चाहते हैं कि इंडिविजुअल जो आपके मतलब ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो सेल्स का आपका पार्ट होता है, उनका क्या फंक्शंस होता है, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। दैट इज़ व्हाई सेल फ्रैक्शनेशन की प्रोसेस क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है। फ्रैक्शनेशन से मतलब यहाँ पे ये है सेल्स को पूरी तरीके से डिब्रीजेस बना देना मीन्स तोड़ देना और उसके सारे कंपोनेंट्स को उनके मॉलिक्यूलर मास या इनके साइज के बेसिस पे क्या करना, सेपरेट आउट करना। ऐसा करने के लिए हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन केमिकल का यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन वो टेक्नीक है जिसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अलग-अलग आरपीएम पे अलग-अलग टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जिससे आपके जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो एक टेक्नीक है जो कि आपके मॉलिक्यूलर मासेस या डेंसिटी ग्रेडिएंट के बेसिस पे क्या करती है, ये सेपरेट आउट करती है। तो नीचे की तरफ जो आपके सब्सटेंसेस आते हैं, उनको आप पेलेट के फॉर्म में बोलते हैं और इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। ऊपर जो आपके सुपरिटेंडेंट के फॉर्म में आते हैं, उनका जो आपका कंसंट्रेशन होगा या डेंसिटी होगी, वो क्या होगी, लो होगी। तो आपके जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं मीन्स सेल के पार्ट होते हैं, उनका अलग-अलग मॉलिक्यूलर मास और साइज़ होता है ऑर्गेनेल्स का। तो उन ऑर्गेनेल्स को सेपरेट आउट करने के लिए, उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने जीन्स जानने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए ये प्रोसेस क्या है, यूज़ की जाती है। सो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है, जो कि आपको पहले ही आंसर की दे चुका हूँ। सो सेपरेट द मेजर ऑर्गेनेल्स सो दैट देयर पर्टिकुलर फंक्शंस कैन बी डिटरमाइंड। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, गोल्गी बॉडी हुआ या लाइसोसोम्स हुए, वैक्यूल्स हुए, ये सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है और उनके फंक्शंस को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ से आपको जो जानने की चीज़ है वो क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन वो केमिकल है जिसमें आप सेल्स को क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन वो टेक्नीक है जिसके लिए फ्रैक्शनेशंस का टेक्नीक क्या करते हैं, इन प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आपसे पूछा गया है वो ये है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट, राइट? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के कौन-कौन से मीन्स इसमें से जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि सारे आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स के पार्ट होते हैं, एक कोई इसमें से नहीं है। तो डीएनए जैसा कि आपको पता है कि जितने भी आपके डोमेन्स होते हैं, चाहे वो आर्किया है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो आपका यूकेरियोटिक सेल्स हैं, वो सब में क्या होगा, आपका डीएनए होगा। तो डीएनए सबके सेल्स की प्रॉपर्टी होती है। सेल वॉल जो होता है वो आपका बैक्टीरिया का प्रॉपर्टी माना जाता है। आपको पता है कि सेल वॉल बैक्टीरियल सेल्स में पाई जाती है और ये सेल वॉल किसकी मिलकर बनी होती है, दैट इज द पेप्टिडोग्लाइकॉन की। और ये पेप्टिडोग्लाइकॉन क्या है, आपका एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है। तो कभी-कभी इसके केमिकल नेचर के बारे में भी क्या करता है, पूछता है। तो ये आपका क्या होगा, मेम्ब्रेन हो जाएगा। उसकी आउटर वाली जो लेयरिंग होगी क्या होगी, आपका सेल वॉल होगा। तो ये दोनों ऑप्शंस क्या है, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब सारे सेल्स की फीचर्स होती है, तो ये भी पाया जाएगा। राइबोसोम्स आपका वहाँ पे क्या होता है, पाया जाता है। तो ये 4 जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों के चारों क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, मीन्स पीके सेल्स में। राइबोसोम्स को हम लोग ऑर्गेनेल्स की कैटेगरी में काउंट नहीं करते हैं। ऑर्गेनेल्स का डेफिनेशंस आपको बताया जाता है कि कोई भी पार्ट जो कि सेल्स के इनसाइड में कोई एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है और एटलीस्ट वो क्या होना चाहिए, मेम्ब्रेन बाउंड होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि राइबोसोम्स कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। दैट इज़ व्हाई इसको हम ऑर्गेनेल्स के बारे में कंसीडर नहीं करते हैं। तो आपको पढ़ाया जाता है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, उनमें सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो राइबोसोम इज़ नॉट अ ऑर्गेनेल, राइट? इट्स जस्ट कंस्टिट्यूएंट्स एंड
पार्ट ऑफ अ सेल्स व्हिच परफॉर्म अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ फंक्शंस लाइक एज़ अ प्रोटीन सिंथेसिस और इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी क्या है जानते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है वो 70S टाइप का होता है और 70S को जब आप ब्रेक आउट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है दैट इज़ द 30S और ये क्या बन जाएगा आपका 50S। तो ये इसके कुछ और इन्फॉर्मेशन है, डेटा है जिनको आप अच्छे से समझ लीजिए। सो राइबोसोम आपका क्या होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स का पार्ट होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या है आपका एक मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट होता है जिसको आप सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है एब्सेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ किस में होगा यूकेरियोटिक में, चाहे वो प्लांट सेल्स हो चाहे वो एनिमल सेल्स हो। सो आपसे यही पूछ रखा था कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ई जो है वो ऐसा है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा सही हो जाएगा। अ, नेक्स्ट जो आपको प्रॉब्लम दिया गया है वो क्या है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ऑयल्स फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। अभी कल की क्लास में आप लोगों को बता रहा था कि आपके जो राइबोसोम्स होते हैं वो दो कैटेगरी में आपके डिवाइड किए जाते हैं, दैट इज SER के नाम से, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बोल रहा था। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो कैटेगरी में आपके डिवाइड किए जाते हैं, दैट इज RER और SER के नाम से बोलते हैं इसको। तो RER का काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाने का काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और SER जो होता है वो लिपिड के सिंथेसिस में, डिटॉक्सिफिकेशंस में, इन सब में क्या करता है हेल्प करता है। तो ऑयल क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड भी क्या है आपका लिपिड की कैटेगरी में आता है, स्टेरॉइड भी क्या होता है आपका लिपिड में आता है। तो जहाँ कहीं पे भी लिपिड से रिलेटेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर उनकी सिंथेसिस की बात आती है तो आप वहाँ पे SER का ऑप्शन खोजना शुरू कर दीजिए, मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका डिटॉक्सिफिकेशन में भी क्या करता है हेल्प करता है, मीन्स आपकी बॉडी में होने वाले जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस, मेटाबॉलिक रिएक्शन से निकलने वाले जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उन टॉक्सिक केमिकल्स को लीवर क्या करता है एक तरीके से एक्सक्रीट आउट करने का काम करेगा, राइट। तो वो लीवर के सेल्स में पाए जाने वाले जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्राइमरली ऐसे ऑर्गेनल हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में क्या करते हैं हेल्प करते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लेकर के दो बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। पहला, लिपिड के मॉलिक्यूल्स मीन्स लिपिड चाहे वो फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में हो, चाहे वो फैट के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑयल के फॉर्म में हो, चाहे स्टेरॉइड के फॉर्म में हो, अगर इनके सिंथेसिस की बात अगर आती है तो आपका ऑप्शन क्या होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा, अगर आपके बॉडी में बनने वाले जो आपके टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं इनके अगर उनके डिटॉक्सिफिकेशन की अगर बात आती है तो भी आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाना है। राइबोसोम आपका क्या है प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, लाइसोसोम आपका सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। तो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, लिपिड्स के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करेगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा सही हो जाएगा। आप जितने लोग भी अभी क्लास के अटेंड कर रहे हैं प्लीज़ आप सभी लोगों को ये मेरा सजेशंस है कि कृपया अपने अपने पास एक नोटबुक जरूर रखें और जो भी इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इस पेपर में डिस्कस किए जा रहे हैं आप उसको अच्छे तरीके से नोट डाउन भी करते चलें, और अगर किसी को भी कहीं पे भी किसी पॉइंट पे भी कुछ अगर डाउट होता है तो आप उस टाइम पे ही उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है आपसे और क्या आपको दिया गया था हाँ जी, उसको सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली, राइट। क्योंकि इसके पास कुछ क्या होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस में आपका लाइसोसोम्स क्या करता है आपके सेल्स में पाए जाने वाले जितने भी डिब्रिजेस मॉलिक्यूल्स होते हैं या कोई अगर बाहर से आने वाला कोई एक बैक्टीरियल सेल्स या बैक्टीरिया का प्रोटीन या कुछ भी ऐसा चीज़ जो कि आपकी बॉडी का नहीं है और आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता है, तो जब आपकी बॉडी में क्या करता है ये एंटर करता है तो ये आपके लाइसोसोम्स जो होते हैं इनके साथ में एक मिलता है फैगोसोम्स। सो फैगोसोम्स मिल करके फैगोलाइसोसोम्स का क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इसको क्या करता है इंगल्फ कर लेता है और इसके पास यहाँ पे करीब लगभग 40 डिफरेंट काइंड्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इन सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करता है क्लीवेज करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, राइट। तो दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं कि ये आपके इस बॉडी का एक तरीके का प्रोटेक्शन वाली बैग होती है, सारे डिब्रिजेस को अपने अंदर में ले जा करके उनको फ्रैक्शनेस क्या करता है तोड़ देता है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसा करते-करते इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है और फट जाता है और खुद भी वो सेल्स क्या होती है एक तरीके से डिग्रेड हो जाती है, मीन्स खराब हो जाती है, या वो आपका जो लाइसोसोम है वो खुद भी क्या होता है डिग्रेड हो जाता है। दैट इज़ व्हाई इसको हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से जाना जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जैसा कि आप पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जानते हैं। इससे पूछा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस या पोस्टमैन आपके सेल्स का कौन होता है? तो
जैसे अगर ट्रैफिक पुलिस की बात अगर किया जाए तो आपका जो गोल्गी बॉडी होता है उसको आप ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं और स्मूथ मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप पोस्टमैन ऑफ द सेल्स के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, क्योंकि पोस्टमैन का काम क्या होता है, जो भी उसके पास आए हुए लेटर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या करता है पहुंचाने का काम करता है। सिमिलरली आपका ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का मॉडिफिकेशन होने के बाद किसको किधर जाना है ये काम करने का काम आपको कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सब नेम पे आएंगे हम लोग, जब हम आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सबके सब नेम जो होते हैं कभी कभी आपसे वहाँ पे भी सवाल पूछा जाता है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ के लिए देख लेते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए दो चीजें आपको एकदम अपने दिमाग में गांठ बांध लेनी है। लिपिड से डेरिवेटिव्स जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होगी वो सबका सब कहाँ पे होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दूसरा, आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस होगी, मीन्स टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस बने हुए हैं उनको निकालने का जो काम करेगा वो भी कहाँ पे होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इस ऑर्गेनल्स के लिए ये दो फंक्शंस बहुत प्राइम है, इनको अच्छे तरीके से अपनी बॉडी में अपने दिमाग में क्या करिए आप रख लीजिए। और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है। इन एनिमल सेल्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर पैकेज्ड टू प्रिवेंट जनरल डिस्ट्रक्शंस ऑफ अ सेलुलर कंपोनेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स फंक्शंस इन दिस कंपार्टमेंटलाइजेशन। आपसे यही सवाल पूछ दिया गया जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि लाइसोसोम जो होता है उसके पास कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और ये डिस्ट्रक्शंस के में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द लाइसोसोम्स। ओके, बाकी ये सब ऑर्गेनेल्स जो इनका अलग अलग फंक्शंस हैं। सेंट्रल वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल्स में पाया जाने वाला एक बड़ा सा एरिया होता है, मीन्स जो कि डिब्रीजेस को कंटेन करने का काम करता है। पेरोक्सीसोम जैसा कि आपने देखा है कि वो कैम पाथवे में भी इन्वॉल्व होता है। बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होते हैं वो इनका फॉर्मेशन होता है। क्लोरोप्लास्ट आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। In liver is involved in a detoxification of many poisonous and drugs. Which of the following structures is primarily involved in the process and therefore abundant in the liver cells? आपसे पूछ रहा है कि आपकी बॉडी में जो पॉइजन्स होते हैं या ड्रग्स होता है उनके डिटॉक्सिफिकेशन के करने के लिए कोई एक स्ट्रक्चर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो स्ट्रक्चर्स कौन सा है और जो कि इस लिवर सेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। तो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पहले ही दे दिया आपको कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो आपके लिवर सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं और लिवर सेल्स आपके डिटॉक्सिफिकेशंस का करने का क्या करता है, काम करता है। दैट इज़ वाई जितने भी अल्कोहलिक पर्सन्स होते हैं उनका सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होने वाला ऑर्गन होता है वो क्या है, आपका लिवर होता है। इतना ज़्यादा वो अल्कोहल का कंजप्शन करना शुरू कर देते हैं कि वो डिटॉक्सिफाई करते 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 उसकी खुद के जो सेल्स होते हैं वो डिब्रीज मतलब डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि अल्कोहलिज्म का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कौन से ऑर्गन्स पे पड़ेगा। सो उसके लिए आप ऑप्शन देते हैं, नंबर पहला देते हैं दैट इज़ द लिवर और नंबर सेकंड देते हैं किडनी। ये दो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जितने भी आपके अल्कोहलिक करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं उन पे क्या करता है, असर करता है। आपने जितने भी आसपास में केसेस अगर आपने सुने होंगे कि जो भी अल्कोहल का एडिक्टर होता है उसके या तो लिवर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनकी किडनी पूरी खराब हो जाती है। यही दोनों कारण से वो मरते हैं और कुछ होता नहीं उनकी बॉडी में। ये दोनों ऑर्गन्स हैं जो कि वाइटल ऑर्गन्स होते हैं और इनसे बहुत सारी चीज़ें क्या होती है आपकी रेगुलेट होती हैं लिवर और किडनी से। और यही दोनों आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं इन द केस ऑफ एल्कोहलिज्म में। तो यहाँ पे आपसे वही सवाल पूछ रहा है कि क्या होगा, ये वाले क्वेश्चन से आपसे वही पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होगा जो कि आपके लिवर सेल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा और ये लिवर सेल्स आपका क्या काम कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है किसका, आपका पॉइजन्स का और ड्रग मॉलिक्यूल्स का। जितने भी आपकी बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंसेस किसी भी तरीके से इंटेक हो चुके हैं उनको निकाल करके उनके इम्पैक्ट को नलीफाई करने का जो काम होगा कौन करेगा, दैट इज द लिवर सेल्स। और लिवर सेल्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले जो पार्ट होंगे मीन्स ऑर्गन्स होंगे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। सो लाइट एनर्जी का मतलब यहाँ पे हो रहा है सनलाइट की बात हो रही है और सनलाइट को आप जब कन्वर्ट करेंगे किसमें, दैट इज द केमिकल एनर्जी मीन्स ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज क्या है, आपका एक केमिकल मॉलिक्यूल है जिसके ब्रेकआउट होने से क्या निकलता है, एटीपी का जनरेशन होता है। तो ये प्रोसेस कौन सी है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कौन करेगा, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछा गया कि फोटोसिंथेसिस कौन करता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे ट्विस्ट किया गया कि लाइट एनर्जी जो आपको मैंने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था बायोकेमिस्ट्री की क्लास में, जो लोग क्लास अटेंड किए होंगे वो लोग थोड़ा सा ध्यान दें। तो आपको मैंने फोटोसिंथेसिस का 3 डेफिनेशन बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी। और उन तीनों के डेफिनेशंस में से ही आपका ये प्रॉब्लम बना करके यहाँ पे दिया गया है
कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में बनाने का इन द रिगार्ड ऑफ फिजिक्स के डेफिनेशंस में, राइट? तो यहाँ पे आपको यही दिया गया कि ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है? दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे पूछा गया कि सेल्स हैज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर्स। क्या-क्या है? एंजाइम्स हैं, डीएनए है, राइबोसोम्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर था वो तो सारा आपका प्रोकैरियोटिक का था, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया जुड़ जाने की मतलब क्या हो गया? आपका यूकैरियोटिक हो गया, राइट? तो इट कुड बी अ सेल्स फ्रॉम। तो यहाँ पे चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया दिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका एनिमल सेल्स में भी हो सकता है और प्लांट सेल्स में भी हो सकता है। काश कि अगर यहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट अगर दे देता तो आप इसको अच्छे तरीके से और क्लेरिफाई आपका हो जाता कि ये कौन सा सेल्स आपका होगा। सो चूंकि ये सारे कंपोनेंट्स के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है जो कि एक यूकैरियोटिक सेल्स का क्या होता है? फीचर होता है। तो यूकैरियोटिक में 2 सेल्स आते हैं, आपके प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। तो यहाँ पे चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया दिया है दैट मीन्स कोई डिफरेंशिएशन से नहीं है। सो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी पे, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है? द माइटोकॉन्ड्रिया लाइक द न्यूक्लियस हैज टू और मोर मेम्ब्रेन लेयर। हाउ इज द इंटरमोस्ट ऑफ दीज लेयर डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ द न्यूक्लियस? आपसे पूछ रहा है कि जिस तरीके से न्यूक्लियस में आपके क्या होते हैं? 2 लेयर होती हैं डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस बना दे रहा हूँ लेकिन ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस हमेशा क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस के फॉर्म में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं? पोर होते हैं और इन पोर से ही आपका क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होने का काम होता है। किसका? जो भी मॉलिक्यूल्स आपके सेल्स से न्यूक्लियस से बाहर या न्यूक्लियस के अंदर में आने जाने का काम करते हैं। तो आपकी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? डिसकंटीन्यूअस होती है, लाइक दैट, इस तरीके से। सो न्यूक्लियस के जैसा ही आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि न्यूक्लियस का आपका ये एक लेयर ये है, एक लेयर दूसरे 2 लेयर होती है। तो वैसा ही लेयर आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? वो पूछ रहा है कि इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मोस्ट लेयर में और आपके न्यूक्लियस के इनर मोस्ट लेयर में क्या चीज़ कॉमन है? तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर देखा हुआ होगा तो ये आउटर लेयर इस तरीके से होती है, जबकि इनर लेयर जो होती है इस तरीके से आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है, जिसको आप एक नाम देते हैं। क्या नाम होता है इसका? हाँ जी। हाँ, वेरी गुड। इस क्रिस्टी और इस क्रिस्टी में क्या-क्या प्रोसेस होती है? कॉस्मिक इज़ हियर? ओके। ओके। सो अगर आप न्यूक्लियस के इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंसेस ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी ज़्यादा फोल्डेड होती है और ये फोल्डेड होने के पीछे का लॉजिक है कि जितना ज़्यादा ये फोल्डेड होती है उतना ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ पे इमिडिएट हो पाते हैं और उस एंजाइम के हेल्प से होने वाले जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो ईजिली अच्छे से क्या होता है? परफॉर्म हो पाता है। अगर ये सिर्फ सर्कुलर होता तो इसका एरिया कम होता, ये फोल्डेड फॉर्म में होता है, दैट इज़ वाई यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होता है? ज़्यादा प्रोवाइड हो जाता है, मीन्स ज़्यादा मिल जाता है इस लिमिटेड स्पेस में ही। यही कारण है कि आपके जितने भी विलाई सेल्स होते हैं वो भी सब क्या होते हैं? फोल्डेड फॉर्म में होते हैं ताकि वहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो पाता है, सरफेस एरिया मैक्सिमाइज़ करते हैं। तो कभी-कभी आपसे यहाँ पे तो खैर वो प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछा गया है। यहाँ के लिए ऑप्शंस आपका ये हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा फोल्डेड होती है, जबकि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो नॉर्मल ऐसे सर्कुलर होती है। तो जो वहाँ जहाँ कहीं पे भी आपको ऑप्शन दिखाई दे, आप उसको लगा लीजिए। इससे भी आपका सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है। उसका एडवांटेज क्या है माइटोकॉन्ड्रिया को? माइटोकॉन्ड्रिया को उसका बेनिफिट क्या मिलता है? तो आप यहाँ पे बताते हैं उसके पीछे का लॉजिक कि ये जो आपकी फोल्डेड होती है, फोल्डेड होने की वजह से ये इतने से स्पेस में ही मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करता है? सरफेस एरिया को कवर करता है। मीन्स मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है फॉर द बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या करते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आपके मैक्सिमम जो एटीपी जनरेट होने वाले प्रोसेसेस होते हैं वो सब क्या होता है? यहाँ इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और माइटोकॉन्ड्रिया के आपके इस मेम्ब्रेन पे। तो मेटाबॉलिक का एक तरीके का सेंट्रल ऑर्गन्स ये माना जाता है। आपकी बॉडी में जो एनर्जी के प्रोडक्शंस का काम हो रहा है, उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला एक सेंट्रल ऑर्गन्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से आप इसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट करेगा कि ये फोल्डिंग होने का क्या एडवांटेज है, तो आप वहाँ पे बताएँगे इट प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स जो कि आपके केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Where do the microtubules of spindle originate during the mitosis in the both plant and animal cells? So microtubule से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो
स्पिंडल्स होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो आपको यहाँ पे सेंट्रोमियर तो क्रोमोसोम का पार्ट है, ये होगा नहीं, क्रोमेटिड आपका ये भी क्या होगा, ये होगा नहीं, 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन आपको होनी चाहिए। सो सेंट्रोसोम जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, मीन्स 2 पार्ट से मिलकर के बने होते हैं और इनका जब डिवीज़न हो जाता है लाइक दैट इस तरीके से और आपका जब इनका डिवीज़न होगा, जहाँ पे डिवीज़न होने के बाद आपके ये दोनों जो सेंट्रियोल होते हैं, मीन्स एक सेंट्रोसोम से क्या बनेगा आपका 2 सेंट्रियोल बन जाता है और ये दोनों जो सेंट्रियोल होते हैं, सेल्स के अपोज़िट पोल्स पे क्या करते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। एक आपका कहाँ पे मूव करेगा, इस पोल पे, दूसरा कहाँ पे मूव करेगा, इस पोल्स पे। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि मेटाफ़ेज़ पे ऐसे इक्वेटोरियल प्लेट का क्या होता है, फ़ॉर्मेशन हो जाता है, सारे के सारे क्रोमोसोम्स आकर क्या करते हैं, यहाँ पे अलाइन्ड हो जाते हैं। ये स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, सेंट्रियोल दिखाई देगा। सेंट्रियोल वो एक माइक्रोट्यूब्यूल होता है, जहाँ से आपके स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं और ये स्पिंडल फाइबर आकर के क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर होता है उससे क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, ताकि इनको पुलिंग का काम करना होता है, पुलिंग कर पाते हैं। तो सेंट्रोमियर तो आपका क्रोमोसोम का पार्ट हो गया, गलत हो जाएगा। सेंट्रोसोम जो होता है वो एक आपका ऑर्गेनेल है और उस ऑर्गेनेल के डिसोसिएशन होने से, डिवीजन होने से आपका यहाँ पे क्या बनता है, 2 आपके सेंट्रियोल बनते हैं, जिसमें से एक को आप क्या बोलते हैं, मदर सेंट्रियोल और दूसरे को क्या बोलते हैं, डॉटर सेंट्रियोल, राइट। तो ये मदर एंड डॉटर सेल्स का, डॉटर आपके जो सेंट्रियोल होते हैं, ये अपोजिट अपोजिट पोल्स पे क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं और मूव करने के बाद यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है और जो कि आपके क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर्स क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं, मीन्स बाइंड कर जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस क्या हैं ये गलत हो जाएंगे। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया गया, इफ अ सेल हैज 8 chromosomes at a metaphase of a mitosis, how many chromosomes will it have during anaphase? सो आपको पता है कि जो मेटाफेज होता है वो आपका इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, सबसे ज़्यादा प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम्स आपके वहाँ पे दिखाई देते हैं। उसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, मान लीजिए आपका ये क्रोमोसोम्स है और यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर है, ये आपका भी सेंट्रोमियर है, इसके क्रोमोसोम्स हैं, कुछ इस तरीके से आपके क्रोमोसोम्स जो होंगे वो अलाइंड हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा। तो ये जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं कुछ इस तरीके से जो उनका अरेंजमेंट हो जाता है और इस अरेंजमेंट को फॉर्म करने के बाद आपका नेक्स्ट जो फेज़ आता है जिसको आप बोलते हैं दैट इज़ द एनाफेज़। तो यहाँ पे आपका एक सेंट्रियोल होगा और एक यहाँ पे होगा। यहाँ से आपके स्पिंडल फाइबर्स इस तरीके से निकलेंगे और इसको अटैच करते हैं, यहाँ से आपके निकलेंगे, इसको अटैच करते हैं। तो ये आपका होता है मेटाफेज़। मेटाफेज़ के बाद जस्ट क्या होता है, पुलिंग का काम होता है, मीन्स ये वाले फेज़ पूरा ऊपर चले जाते हैं, ये वाले फेज़ क्या होते हैं, पूरा ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पे आपका डिवीज़न हो जाता है। सो आपका यहाँ पे पूछ रखा है कि जितने भी जो सेल्स हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 8 हैं, कहाँ के टाइम पे, माइटोसिस के मेटाफेज़ टाइम पे। तो मेटाफेज़ के बाद जस्ट जो होती है वो डुप्लीकेट, मतलब नंबर आपका क्या होता है, डबल मीन्स सेग्रीगेट हो जाता है, अलग हो जाता है, तो वहाँ पे डुप्लीकेट हो जाते हैं सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इस तरीके से जो 8 नंबर था वो कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। तो एनाफेज़ वो फेज़ होता है जहाँ पे आपका क्रोमोसोम्स का पूरी तरीके से मल्टीप्लिकेशन अब हो चुका होता है। जितना इनिशियल नंबर आप लेकर के चलते हैं, मेटाफेज़ के बाद आपका जो एनाफेज़ फेज़ आती है, उस फेज़ के एंड पे आप देखते हैं कि क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होती है, डुप्लीकेट हो चुकी होती है। सो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, सही हो जाएगा, दैट इज़ द 16। सो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइटोकाइनेसिस यूजुअली बट नॉट ऑलवेज फॉलो माइटोसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब ये हुआ कि माइटोसिस जो सेल डिवीजन होती है इसमें 2 तरीके का टाइप डिवीजन होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा, साइटोकाइनेसिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज़ द कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इससे भी कई सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस और साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है और किस सीक्वेंस में होती है। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल का इन साइटोप्लाज्म का डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, राइट। तो माइटोसिस में सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है, मीन्स पूरा का पूरा आपका जो न्यूक्लियस जो डिवीजन होता है वो परफॉर्म हो गया जाता है, मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन। जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है तब आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो मान लीजिए कि अगर आपका इनिशियल में सेल्स कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा था और यहाँ पे ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है और ये वाला पोर्शन क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो जब आपका कैरियोकाइनेसिस होगा तो वहाँ से कैरियोकाइनेसिस होने के बाद आपका क्या बनेगा कि ये जो आपकी सेल्स है, अब इस सेल्स में आपके 2 न्यूक्लियस क्या हैं, बन चुके हैं, राइट। और इसके बाद की जो प्रोसेस होगी मीन्स साइटोकाइनेसिस होगी। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये सेल्स के बीच में आपका क्या, या तो अगर प्लांट सेल्स होगी तो यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और अगर आपका एनिमल सेल्स होगा तो वहाँ पे क्या होगा, बीच में फर्रो का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे एक न्यूक्लियस ये हो जाएगा, एक न्यूक्लियस ये हो जाएगा और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस जब पूरी कंप्लीट होगी तो ये एक आपका कंप्लीट सेल्स बन जाएगा, ये आपका पूरा एक कंप्लीट सेल्स बन जाएगा जिसके पास क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा।
तो पूछ रहा है कि अगर किसी सेल्स में साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो क्या होगा? तो साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक ही सेल्स में नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो जाएँगे? 2 हो जाएँगे। तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे आपको ये दिख जाए, उसको आप लगा लीजिए कि सेल्स हैविंग 2 न्यूक्लियाई, राइट? तो माइटोसिस जो सेल डिवीजन है या मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है, वो 2 फेज़ में डिवाइड किया जाता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो ऑर्डर भी कभी-कभी ऐसे पूछे जाते हैं कि डिवीजन के प्रोसेस में किसका पहले होता है, किसका बाद में होता है, तो आप इसको ध्यान दीजिए कि फर्स्टली कैरियोकाइनेसिस होगा, देन आफ्टर आपका साइटोकाइनेसिस होगा। सो अगर किसी सेल्स में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, तो उस सेल्स का जो नेचर होगा, वो बेसिकली उसके पास जो न्यूक्लियस होंगे, वो क्या होंगे? 2 हो जाएँगे क्योंकि यहाँ पे अब सेल्स आपकी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा उससे? आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आपको दिया जा रहा है रिगार्डिंग माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ये 2 टर्म्स आपको यहाँ दिए गए। वन डिफरेंसेस बिटवीन हायर प्लांट एंड एनिमल इज दैट इन द प्लांट क्या है? तो साइटोकाइनेसिस और माइटोसिस के बारे में आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या कहते हैं, यही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्लांट्स में और एनिमल्स में किस तरीके से आपके डिफरेंसेस होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है तो लगभग दोनों में एक जैसा होता है, मीन्स पूरा का पूरा प्रोसेस। साइटोकाइनेसिस जो प्रोसेस होती है वहाँ पे प्रॉब्लम अलग होता है। अगर प्लांट सेल्स की बात अगर किया जाएगा यहाँ पे, तो प्लांट सेल्स में क्या होता है? सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, मीन्स बीच में क्या होगा? आपका सेल का एक प्लेट का क्या होगा? फॉर्मेशन हो जाएगा लाइक दैट। अगर मान लीजिए आपका ये सेल्स का न्यूक्लियो कैरियोकाइनेसिस आपका हो चुका है, तो ये कैरियोसाइटोकाइनेसिस पे अगर जाएगा तो यहाँ पे बीच में क्या होगा? प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके बाद आपकी धीरे से क्या होती है? सेल्स दोनों डिवाइड कर जाती है, राइट? तो इसको आप बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन प्लांट के केस में। और अगर एनिमल सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एनिमल सेल्स में क्या होता है? फरो फॉर्मेशन होता है, मीन्स कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बन जाते हैं लाइक दैट। ये आपका ये 2 न्यूक्लियस डिवाइड किया है, तो यहाँ पे आपका कैसा होगा? इस तरीके का स्ट्रक्चर्स बनता है, ये ऐसे। फरो फॉर्मेशन इसको बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, एक न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, इसी को फरो बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है अ, ये वाला क्लीवेज एंड फरो इज इनिशिएटेड इन द एट द स्टेज। सो ये फॉर्मेशन होगा, नेक्स्ट स्टेज में क्या दिखाई देगा आपको? ये सेल्स अलग हो जाएगी, ये सेल्स क्या होगी? अलग हो जाएगी। तो प्लांट और एनिमल सेल्स के साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस होती है दोनों में क्या होता है? डिफरेंसेस होते हैं। प्लांट के केस में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जबकि एनिमल सेल्स में क्लीवेज फरो का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों का प्रोसेस में क्या है? डिफरेंसेस है। सो ऑप्शन नंबर सी आपसे यही कह रहा है, सेल प्लेट बिगिंस टू फॉर्म एट टीलोफेज वेयर एज इन एनिमल क्लीवेज फरो इज इनिशिएटेड एट दिस स्टेज। सो टीलोफेज वो फेज होता है जो कि आपके साइटोकाइनेसिस से जस्ट पहले होता है। तो उस फेज में आपका क्या होगा? वहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और बाकी जो होंगे एनिमल सेल्स में वहाँ पे क्या होगा? क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन होना होता है। कभी कभी आपसे जब टफ सवाल पूछता है तो ये पूछ देता है कि जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ये सेल प्लेट के फॉर्मेशन में कौन सा ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होता है? सो कृपया आप सभी लोग अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें और जिसके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल प्लेट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एट द टीलोफेज फेज। So you all are the most ओके। और कोई बताना चाहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिप्रा ने आंसर किया है। और कोई? सिद्धार्थ आनंद हैज लेफ्ट द मीटिंग। ओके। और कोई? साइटोस्केलेटन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अच्छा, ये क्वेश्चंस लग रहा है कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन कर रहा है, तो आज इस क्वेश्चंस को हम छोड़ देते हैं, आपको टाइम देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से सेल्फ स्टडी कीजिए, इसी बहाने आप जाके पढ़ेंगे कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का इसका आंसर दिया जाएगा। अभी हम बता देंगे तो फिर आप जी, जी, बताएँ। प्लाज़्मा ट्रांसमीटर तो नहीं, वो कम्युनिकेशंस के लिए हेल्प करता है। हाँ, कोई नहीं। बिल्कुल, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बता दूँगा तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं। आप जाइए और पढ़िए कि सेल प्लेट का फॉर्मेशंस कैसे होता है और क्या उसके फीचर्स हैं, कौन-सा ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होता है क्योंकि यहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में तो बन भी सकता है और अगर नहीं बनता तो आप जानकारी के लिए जानते रहिए। तो डिफरेंस आपने जाना कि जो प्लांट सेल्स होता है वहाँ पे साइटोकाइनेसिस में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जबकि एनिमल सेल्स में ऐसे क्लीवेज मीन्स फरो का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चंस मेरा ये है कि ये सेल प्लेट के फॉर्मेशन के टाइम पे कौन-सा ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होता है और ये सेल जो प्लेट है उसका नेचर क्या है? क्या है वो जो बन रही है? कोई लेयर है, कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, कोई लिपिड है, क्या है? तो ये 2 चीज़ का आंसर आप अच्छे से सर्च करेंगे और कल की क्लास में इनको आप बताएँगे। ओके? ओके।
सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्रोमोसोम्स फर्स्ट बिकम विजिबल ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द माइटोसिस। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस था, होपफुली कि ये 100% वाले जोन में जाना चाहिए, कि मतलब ऐसे कोई भी कैंडिडेट्स नहीं होना चाहिए जिसका कि ये वाला क्वेश्चंस गलत हो। हम उसका ग्राफ देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका क्या आंसर है। मतलब कितने लोगों ने सही आंसर दिया, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज द मेटाफेज। सो मेटाफेज आपके पूरे माइटोसिस का वो फेज होता है जहाँ पे सबसे कंडेंस फॉर्म में सबसे प्रॉपर तरीके से क्लियर विजिबल होते हैं। जितने भी स्ट्रक्चर्स आप बुक में देखते हैं वो सब के सब आपके मेटा फेज के स्टेज पे लिए गए वाले फेजेस होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। और उस फेज पे आपका क्रोमोसोम्स प्रॉपरली हाईली कंडेंस होता है और प्रॉपर तरीके से ओरिएंटेशन में दिखाई देता है। तो ये आपका बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी आ चुका है। कह नहीं सकता, हो सकता है आपके सवाल में भी आपके आप लकी हो तो आपके लिए आ जाइए कि कौन से फेज में आपका क्रोमोसोम्स बहुत क्लियर दिखाई देता है। तो आंसर इज मेटाफेज। सोमैटिक सेल्स derived from a single cells called zygote divide by which of the following process। सो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो आपकी जाइगोट सेल्स होती हैं जो कि आपके डिवाइड होने के लिए कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया क्वेश्चन। सोमैटिक सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल्स जाइगोट। जाइगोट आपका क्या होता है, दोनों जब आपके स्पर्म मतलब ये दो तरीके की सेल्स आपकी बॉडी में पाई जाती है। एक तो आपकी पाई जाती है सोमैटिक सेल्स पाई जाती है और दूसरा आपका क्या होता है, जर्म सेल्स पाई जाती हैं। सो सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इनको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल्स में। तो सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल सेल्स होती हैं, राइट। आपकी बॉडी में जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हुआ है उन सारे ऑर्गन्स में पार्टिसिपेट करने वाले सभी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चरल सेल्स। और इनका नेचर हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉयड मीन्स 2n होते हैं। जर्म सेल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, मीन्स रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और इनका नेचर जो होता है कैसा होता है, दैट इज द n मीन्स हैप्लॉयड। सो सोमैटिक सेल्स ऑलवेज कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, इनका 2n नंबर होगा। यहाँ पे जो डिवीजन पाई जाती है वो माइटोसिस डिवीजन पाई जाती है, मीन्स यहाँ पे इक्वेटोरियल डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन। जबकि यहाँ जर्म सेल्स पे क्या होगा, आपका मियोसिस सेल डिवीजन होता है। और इस मियोसिस को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मियोसिस में पार्टिसिपेट करने वाली जो सेल्स होती है, अगर आपका इनिशियली 2n नंबर ऑफ सेल्स होता है तो फर्स्ट मियोसिस जब होती है तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, दो सेल्स बनेंगे। और दोनों सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आपके nn हो जाते हैं। फिर से इनका फर्दर सेकेंड मियोसिस होती है तो यहाँ पे आपका क्या होता है, सिर्फ सिंगल सिंगल n होते हैं, मीन्स इक्वेटोरियल रह जाता है। तो इस तरीके से एक मियोसिस के कंप्लीट प्रोसेस में आपके एक सेल्स से क्या बनते हैं, चार सेल्स बन जाते हैं। और चूंकि यहाँ पे जो आपके डॉटर सेल्स ये बन रही हैं, डॉटर सेल्स, इन डॉटर सेल्स का क्रोमोसोम का नंबर जस्ट हाफ हो जाता है आपकी इस मदर सेल्स से। दैट इज वाई इसको आप रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। तो रिडक्शनल का मतलब हुआ क्रोमोसोम्स के नंबर में क्या हो जाना, रिडक्शन हो जाना। और जबकि अगर आप माइटोसिस की बात करें तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक जो सेल्स होता है और ये 2n नंबर अगर आपका सेल्स है तो ये डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आपके दोनों ही सेल्स में क्या आएंगे, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, मीन्स डॉटर सेल्स एंड मदर सेल्स के क्रोमोसोम के नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता। दैट इज वाई इसको आप इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। तो तीन चीजें आपको यहाँ पे रिलेट कर रही हैं, सोमैटिक सेल्स, डिप्लॉयड, माइटोसिस एंड इक्वेशनल डिवीजन। तो इक्वेशनल डिवीजन आप किसको बोलते हैं, माइटोसिस को। माइटोसिस कहाँ पे होता है, सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स कैसा होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मींस डिप्लॉयड। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो रिडक्शनल डिवीजन आप किसको बोलते हैं, मियोसिस को। और मियोसिस किस में होगा, जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स का नेचर कैसा होता है, हैप्लॉयड मींस n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये सारे आपके डेटा हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिए और अच्छे से इसको कहीं लिख लीजिए ताकि आपके एग्जाम्स में कहीं क्वेश्चन अगर फंसता है तो आप उसको लगा पाएँ। तो जहाँ पे माइटोसिस की बात अगर आ जाती है, मीन्स सोमैटिक सेल्स की बात अगर आ जाती है तो वहाँ पे डिवीजन कैसा होगा, दैट इज द माइटोसिस। सो आंसर विल बी माइटोसिस। सो यहाँ से आपसे यही पूछ रहा था कि जाइगोट जो होता है वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मीन्स आपकी एक तरीके की सोमैटिक सेल्स हो जाती है। और इस सोमैटिक सेल्स में जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा, आपका माइटोसिस होगा। सो क्या ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सब लोगों को? ओके। तो जाइगोट जो है वो 2n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। कंफ्यूजिंग आपको नहीं होनी चाहिए, n नंबर ऑफ स्पर्म सेल्स। आपको आप आपके कन्फ्यूजन्स को दूर कर रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको ध्यान दीजिए। एन नंबर ऑफ स्पर्म सेल्स एंड एन नंबर ऑफ ओवा सेल्स जब आपके फ्यूज होते हैं तो इससे आपकी करस्पॉन्डिंग सेल्स बनती है, दैट इज द 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और जिसको आप बोलते हैं जाइगोट,
राइट? तो ज़ाइगोट जो होती है वो डिप्लॉयड सेल्स होती है और डिप्लॉयड जो सेल्स होती है उनको आप सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। और इस ज़ाइगोट में फर्दर जो इस ज़ाइगोट से आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो इस एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के टाइम पे यहाँ का पूरा डिवीज़न कैसा होगा आपका माइटोसिस होता है, राइट? क्योंकि जितने भी आपके 2n नंबर ऑफ वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, उन सभी में जो डिवीज़न होगा कैसा होगा? माइटोसिस होगा। तो ज़ाइगोट कोई जर्म सेल्स नहीं है, ज़ाइगोट एक डिप्लॉयड सेल्स होती है। इसका फॉर्मेशंस जर्म सेल्स से होता है, मीन्स n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फादर से और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर से। स्पर्म्स एंड ओवा सेल्स के फ्यूज़ होने से आपका जो सेल्स बनेगा वो क्या होगा? दैट इज़ ज़ाइगोट होगी, मीन्स 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगी। तो ये एक सोमैटिक सेल्स है, इससे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। इससे जेंडर डिसाइड नहीं होते, इससे ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ज़ाइगोट सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कि 2 हैप्लॉइड सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई हैं और फर्दर वो एक किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का क्या करेगा? फॉर्मेशंस करेगा बाय द वेरियस डेवलपमेंटल प्रोसेस लाइक एज़ अ एम्ब्रियो, लाइक एज़ अ fetus, like as a neonate, इस तरीके का। तो zygote is not a germ cells, it's a somatic cells because it contain 2n number of chromosomes, and in zygote it will further go for the mitosis cell division, not a meiosis. सो डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए। अर्चना, क्या आपको अभी भी ये कन्फ्यूजन कर रहा है? जाइगोट एक आपका सोमैटिक सेल्स है। इसकी फॉर्मेशंस एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मीन्स जो कि जर्म सेल्स होते हैं आपके स्पर्म सेल्स और ओवा सेल्स, उनके फ्यूजन होने से ये सेल्स बनती है और ये फर्दर प्रोसेस में जा करके आपका क्या करेगी? एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशंस करेगी। तो जाइगोट एक क्या है? सोमैटिक सेल्स है। ओके। और सोमैटिक सेल्स में हमेशा डिवीजन कौन-सा होगा? माइटोसिस। ये सारा आपको यहाँ पे बना दिया हूँ। अगर आप लोगों की स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके फर्दर के लिए क्या करेगा? काम करेगा। या हो सकता है कि ये पेपर मैं ऐसे सेव करके आप लोगों को फिर से दोबारा सेंड कर दूँगा, ताकि आप ये लेक्चर ले रहे हैं तो आपको उस टाइम पे रिकॉल करने में आसानी रहेगा। आगे की तरफ मूव करें। ओके। इन ऑर्डर फॉर एनाफेज टू बिगिन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट अकर? एनाफेज की प्रोसेस को होने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इसको आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि एनाफेज में क्या होता है? पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मीन्स आपके जो क्रोमेटिड्स जुड़े हुए हैं उनका क्या होता है? पुलिंग होती है। तो उनके जुड़े रहने के लिए आपका यहाँ पे क्या होता है? जो सेंट्रोमियर होते हैं इन पे बाइंड होती है एक प्रोटीन होती है, इसका नाम है कोहेसिन। ये कोहेसिन जो प्रोटीन होती है वो क्रोमेटिड्स को और सेंट्रोमियर्स को बचा करके, मीन्स बाइंड करके क्या करता है? रखता होता है। तो जब आपका पुलिंग वाला काम होता है, मीन्स आपके जो एनाफेज फेज पे आपके क्रोमेटिड सेपरेट आउट हो रहे होते हैं, तो ये कोहेसिन जो सपोज कीजिए कि ये आपके, मैं आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए आपका ये एक सिंगल क्रोमोसोम्स है और दूसरा आपका यहाँ पे अटैच इस तरीके से ये क्रोमेटोइड्स है, राइट? ये ऐसे हैं। इनका क्या करना है? पुलिंग होना, मीन्स यहाँ पे आपके स्पिंडल फाइबर ऐसे बाइंड किए हैं, स्पिंडल फाइबर आपका ऐसे बाइंड किया हुआ है। ये आपके सेंट्रियोल हैं, ये आपके सेंट्रियोल हैं। तो एक क्रोमोटाइड्स को पूरा का पूरा इधर की तरफ मूव करना है और एक वाले को क्या करना है? इधर तरफ मूव करना है। इन दोनों को जोड़ने का जो, लेट मी चेंज द कलर। सो इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है यहाँ पे एक प्रोटीन होती है जो कि इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। इसका नाम है कोहेसिन। क्या नाम है? कोहेसिन। सो इस कोहेसिन प्रोटीन्स का क्या होता है? यहाँ पे डिग्रेडेशन होता है, मीन्स ये कोहेसिन प्रोटीन आपकी जब डिग्रेड होगी तब जाकर के दोनों क्रोमेटिड्स आपस में क्या होते हैं? सेपरेट आउट हो पाते हैं। तो कोहेसिन प्रोटीन्स क्या है? आपका प्रोटीन होती है जिसको प्रोटीओलाइटिक एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है? क्लीव आउट किया जाता है। सो एनाफेज प्रोटीन्स, मीन्स एनाफेज प्रोसेस को होने के लिए आपका क्या ज़रूरी है? इन क्रोमेटिड्स का सेपरेट आउट होना, और इनको सेपरेट करने के लिए क्या ज़रूरी है? उस प्रोटीन्स का डिग्रेड होना जो प्रोटीन इन दोनों क्रोमेटिड्स को आपस में बॉन्ड बना करके रखे हुई है। सो आंसर इज कोहेसिन। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, दैट इज कोहेसिन मस्ट बी क्लीव्ड एंजाइमेटिकली। इसको तोड़ दिया जाना चाहिए, तब जाकर के आपका सेपरेशन का काम हो पाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया जा रहा है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल। सो सेल साइकिल के बारे में आपसे ये पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट फेज और शॉर्टेस्ट फेज कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होती है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। आपका ये G1 फेज है, ये आपका S फेज है, ये आपका G2 फेज है और ये आपका क्या है? M फेज है। यहीं पे एक छोटा सा क्या होता है? आपका G0 फेज होता है। ओके, तो G0 फेज का क्या काम होगा उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। G0 फेज ज़्यादा हैवी हो गया। G0 फेज बेसिकली आपके सेल साइकिल का वो फेज होता है जहाँ पे सेल्स हमेशा क्या होती हैं? रेस्टिंग मोड पे होती हैं। मीन्स जिन सेल्स को डिवीजन नहीं करना होता है, मीन्स रेस्ट मोड पे होते हैं, उन सारे सेल्स की जो स्टेज होती है कहाँ पे चले जाते हैं? G0 फेज में चले जाते हैं, या G0 फेज के नाम से भी जाना जाता है। सो पूरे सेल साइकिल का G0 फेज या G0 फेज ऐसा फेज होता है जहाँ पे वो सारी सेल्स जाती हैं जिनमें कोई फर्दर डिवीजन होने की ज़रूरत नहीं होती। सो आपकी बॉडी में कई सारे सेल्स ऐसे होते हैं इनमें डिवीजन कभी होता नहीं है। क्या आप में से कोई बता सकता है?
हाँ, नर्व सेल्स बेसिकली ऐसी हैं कि अगर एक बार आपकी ये सेल्स डीजनरेट हो गई मीन्स खत्म हो जाती हैं, तो फिर इनमें कोई डिवीज़न नहीं हो पाता है। और उसके पीछे का रीज़न बता सकते हैं आप लोग क्यों? नर्व सेल्स डिवाइड क्यों नहीं करती? नर्व सेल्स में? क्या 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 वंदना नर्व सेल्स न नर्व से अरे भाई नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख रखा है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, वंदना ऐसे आप कैसे बोल दी? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन कौन बोल रहा है ये? कॉस्टिक है, ओके ओके। राइट आंसर। नर्व सेल्स जो होते हैं उनके पास आपका सेंट्रियोल नहीं होता, और फॉर एनिमल सेल्स देयर इज मस्ट नेसेसरी दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अ सेंट्रियोल। अगर सेंट्रियोल नहीं होगा तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन से नहीं होगा, और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन से अगर नहीं होगा तो सेल डिवीजन की प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो सकती है। सो नर्व सेल्स जो कि आपकी एक एनिमल सेल्स है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे सेंट्रियोल मिसिंग आउट होता है, तो उस मिसिंग आउट होने की वजह से वो फर्दर किसी भी डिवीजन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती। सो नर्व सेल्स जो होती है वो हमेशा कौन से फेज में होंगी, दैट इज द रेस्टिंग फेज में चली जाती है, मीन्स इनमें डिवीजन होने का कोई चांसेस नहीं होता है। तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन को गैदर कीजिए। नर्व सेल्स वो सेल्स हैं जो कि जी नॉट फेज में जाती हैं, क्यों जाती हैं? क्योंकि उसके पास सेंट्रियोल नहीं होता, और एनिमल सेल्स को डिवाइड करने के लिए सेंट्रियोल का प्रेजेंस होना मस्ट होता है। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ सेंट्रियोल इट कांट बी डिवाइड फर्दर, दैट इज व्हाई दे ऑलवेज बी इन द जी नॉट फेज। जीवन फेज जो कि आपका गैप फेज होता है, जहाँ पे प्रिपरेटरी फेज के नाम से भी जाने जाते हैं। इन पूरे फेज को यहाँ से लेकर के यहाँ के तक के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस, जहाँ पे सबका सब क्या होता है, डिवीजन होने के प्रोसेस मीन्स प्रिपरेशन होने की प्रोसेस होती है। और इस यहाँ से यहाँ के फेज को हम क्या बोलते हैं, एम फेज, या इसको माइटोटिक फेज के नाम से भी जाना जाता है। और एम फेज को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज द कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो जब आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो इसको थोड़ा और डिटेल में बता देंगे, लेकिन यहाँ के लिए आप देख लीजिए। सो सबसे लॉन्गेस्ट फेज की अगर बात की जाए तो वो आपका क्या होता है, दैट इज द जीवन फेज। आपके पूरे सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है। लगभग अगर सपोज कीजिए कि अगर 24 आवर्स का अगर कोई आपका एक सेल जो कि डिवाइड करने का काम करता है, तो उसमें से लगभग 11 से लेकर के 12 घंटे का ड्यूरेशन जो होता है वो सिर्फ आपका अकेला जीवन फेज लेता है। फिर एस फेज जो होता है वो लगभग 3 से लेकर के 6 या 5 घंटे तक का टाइम लेता है। फिर उससे बाद थोड़ा सा ये कम लेता है, सबसे कम ये लगभग 1 घंटे में पूरा माइटोटिक मीन्स जो भी डिवीजन का प्रोसेस होता है सिर्फ 1 घंटे के प्रोसेस में क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। तो आपसे लॉन्गेस्ट फेज के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन थोड़ा उल्टा कर दिया गया, शॉर्टेस्ट फेज, क्योंकि लॉन्गेस्ट वाले क्वेश्चन बहुत फेमस हो चुके थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा शॉर्टेस्ट पे भी आते हैं, देखते हैं कि लोग कहाँ तक ध्यान दे पाए हैं। तो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट दोनों आप जानते रहिए। जीवन फेज सबसे लंबा फेज होगा पूरे सेल्स का, और आपका जो एम फेज होगा सबसे छोटा वाला फेज होगा। ओके। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ई। ई क्या होगा, सही हो जाएगा। लीजिए, अगला जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो रहा था उसी से प्रॉब्लम भी आपको दे दिया गया। नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स आर इन दिस फेज, कौन से फेज में होंगे, जी नॉट फेज में होंगे। अच्छा, पहले यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। जीवन फेज जिसको आप गैप फर्स्ट फेज के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे पूरा का पूरा वो प्रोसेस होता है जो कि आपके डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होती है। मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इन्वॉल्व होने वाले जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सबकी सिंथेसिस आपका कहाँ पे होगा, जीवन फेज में होगा। देन आफ्टर उसके बाद आपका एस फेज आता है, जिसको आप सिंथेटिक फेज के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होते हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद फर्दर आपका जीवन जी टू फेज आता है, इसको आप जी गैप सेकेंड फेज के नाम से जानते हैं। और गैप सेकेंड में वो सारी प्रोसेसेस का होना स्टार्ट हो जाता है जो कि आपके अब माइटोसिस प्रोसेस को करने के लिए क्या है, जरूरी होती है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो फेज होता है, सेल्स अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर टू पार्टिसिपेट इन द माइटोटिक सेल डिवीजन और सेल डिवीजन। तो ये वाली जो पूरी फेज होती है इसको प्रिपरेटरी फेज के नाम से आप जानते हैं, जिसको हम इंटरफेज के भी नाम से भी बोलते हैं। तो इंटरफेस का मतलब ये हुआ कि ये अभी आपका माइटोटिक सेल डिवीजन में जाने से पहले का पूरा फेज है, और सेल्स अपने आप को क्या करती है, वॉल्यूम भी मेंटेन करती है, सारे सेल ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट करती है, ये सारा चीज करने का काम करेगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पे आपने देख ही लिया कि आपका जी नॉट फेज हो जाएगा, जी नॉट फेज में वो रेस्टिंग वाले मोड रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 9+2? जी जी जी। हम्म।
हुँ, हुँ, हुँ। ओके, आपकी पूरी बात को सुन कर के कंक्लूजन ये समझ में आया कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी सेल्स को डिवीज़न में जाने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और इन रिसेप्टर्स पे कोई एक मॉलिक्यूल जो कि सिग्नल देता है कि अभी आपको जाकर के सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करना है, राइट? जस्ट मैं अभी आपके टॉपिक पर आ रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो डेफ़िनेटली आपकी बॉडी में देखिए ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी-सी ज़्यादा और डेप्थ वाली और अल्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं। जितने भी प्रोसेसेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, वो सभी के सभी एक सेल सिग्नलिंग के प्रोसेस के थ्रू कोऑर्डिनेट किए जाते हैं, राइट? जैसे अगर आप चाहे हार्मोन्स की आपके एक्शंस की बात करेंगे, चाहे आप आपकी बॉडी में कोई ट्रांसपोर्टेशंस हो रहा है उसके लिए अगर आप बात करेंगे, विदाउट स्टिमुलाई एंड विदाउट सिग्नल मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में कोई प्रोसेस परफॉर्म नहीं होती है। फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस देयर इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ सिग्नल मॉलिक्यूल्स and there will also be a receptor molecules, right? So definitely उसका अगर आप डेप्थ में जाएँगे तो आप ये ज़रूर पाएँगे कि हाँ, जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके नर्व सेल्स पे शायद हो सकता है कि एब्सेंट हैं, जिसकी वजह से नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप नॉर्मल कंडीशंस पे देखते हैं तो नॉर्मल जो हमारा रीज़न निकल कर के आता है कि सेंट्रियोल एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। सो ड्यू टू द लैक ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेल डिवीजन दैट इज़ व्हाई नर्व सेल्स आपका प्रोसेस में परफॉर्म नहीं कर पाता है। डेफिनिटली ये जो आपके रिसर्च आप बता रहे हैं रिसर्च पेपर्स का काम ही चूँकि ये होता है जैसे बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक लेवल पे हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है, राइट? जैसे सपोज़ आपने ये जान लिया कि हाँ, जो आरबीसी की सेल्स होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, राइट? ये एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। ये न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है इसके पीछे का लॉजिक जो आपको दिया गया है थोड़ी डेप्थ नॉलेज होती है कि अच्छा न्यूक्लियस या बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं उनके रहने से यहाँ पे स्पेस कम हो जाता है जिससे कि आरबीसी के नंबर ऑफ सेल्स इसमें कम से कम ऑक्यूपाई हो पाते हैं। सो ड्यू चूँकि आरबीसी सेल्स का प्राइम ड्यूटी क्या होती है? ऑक्सीजन्स को कैरी आउट करना। और ऑक्सीजन को कैरी आउट कौन करता है? एचबी मॉलिक्यूल्स। तो एचबी मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा आपके आरबीसी सेल्स में होंगे उतना ज़्यादा वो अच्छा कैंडिडेट कहलाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो ड्यू टू दैट रीजन सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? ओमिट हो जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हेमेटोपोइसिस। जब आरबीसी सेल्स का फॉर्मेशन होता है एट द टाइम ये सेल्स नॉर्मल होती है बट मैच्योरेशन के टाइम पे आपकी जो सेल्स के पूरे ऑर्गेनल्स और जो आपके न्यूक्लियस होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? बाहर हो जाते हैं ताकि ये सेल्स आपका पूरा का पूरा स्पेस कवर हो सके और यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम एचबी मॉलिक्यूल्स मीन्स हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स क्या हो सके रह सकें। सो इन द सेम कंडीशंस यहाँ पे आपके जो मॉलिक्यूलर लेवल की अगर आप लोग बात करेंगे तो सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबके जैसे सेल डिवीजन हो रहा है या सेल कम्युनिकेट कर रहा है उन कम्युनिकेशन को करने के लिए भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट? तो आपकी आपने जो जिस बात को स्टेटमेंट दिया डेफिनेटली वो रिसर्च का टॉपिक है और उस पे काम भी चल रहे हैं और वो हो रहा है और वो बात सही भी है कि कुछ या 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 देखिए दोनों लोगों को बोलना चाहूँगा कौस्तुभ और इससे पहले आई थिंक सिद्धार्थ थे या कौन था आवाज़ से समझ नहीं आया। सोविक ओके, ओके। सो दोनों लोगों के लिए मेरा एक सिंपल सा आंसर है बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें आगे की हैं फर्दर उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये दैट इज़ द पार्ट ऑफ अ रिसर्च और ये गोइंग ऑन है और अगर आप लोग रिसर्च कर रहे हैं या कर चुके हैं उस चीज़ पे, तो ये अच्छी बात है कि आप उसको इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं। लेकिन आपका जो फैक्ट निकल कर के आता है, आपके एग्ज़ाम्स में कभी आपको ये नहीं बन कर के नहीं आएगा कि उसके पास रिसेप्टर्स हैं या मॉलिक्यूल सिग्नलिंग के हैं कि नहीं है।
वहाँ पे आपको ऑप्शंस क्या दिए जाएँगे, ये ऑर्गेनाइज़ दिया जाता है। तो द जो बेसिक उसके पीछे का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट आपको यही निकल कर के आता है कि सेंट्रीओल इज़ द मतलब मेन की फैक्टर है। हाँ, जिसकी जिसकी वजह से वो डिवीज़न नहीं कर पाता। तो डेफ़िनिटली सोविक एंड कोस्टुक दोनों आप लोगों का जो अप्रोच है कि वो सेल का मॉलिक्यूलर जो लेवल है, वो ये बताता है कि रिसेप्टर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वो एक अलग आपका रिसर्च का काम है। रिसर्च को करने के लिए भी चीज़ टॉपिक चाहिए होगा ना। तो जो चीज़ें पहले से एक्जिस्ट कर रही हैं लाइक एज़ नर्व सेल्स आपका डिवाइड नहीं कर रहा है, तो जितने भी आपके साइटोलॉजी पे रिसर्च वाले काम कर रहे हैं, उनका काम यही हो जाता है कि पता करें कि ऐसा नर्व सेल्स में क्या है जो कि इस तरीके से नहीं हो पा रही। तो देखेंगे कि हाँ, हो सकता है उनके मेम्ब्रेन पे कोई रिसेप्टर्स नहीं पाए जा रहे होंगे या रिसेप्टर्स अगर हैं भी तो वो उसको सेंस नहीं कर पा रहा है। ये तरीके का क्या है चीज़ें चलती रहती हैं। ओके? वो आपका एक वो आपका एक रिसर्च का टॉपिक है, उसको आप कंटिन्यू करते रहिए, उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन्स बनेंगे, वो आपके ऑर्गेनेल्स से ही बनेगा, वहाँ पे का आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या रिसेप्टर से नहीं बनेंगे। सो फॉर द इन्फॉर्मेशंस एंड फॉर द फर्दर रिसर्च एंड डेप्थ नॉलेज इट विल बी बेटर, बट फॉर द एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको फोकस बेसिकली कहाँ पे करना चाहिए, दैट इज़ द इन पॉइंट्स पे, कि जहाँ से आपके एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन्स बनते हैं। ओके, सौभिक एंड कौस्तुभ, आगे मूव करें? ओके, किसमें? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो सेल्स आपके जी नॉट फेज़ में जा रही हैं, वो सब के सब डिवाइड नहीं करने वाली होती हैं। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि आपको रेगुलर डिवीज़न की ज़रूरत पड़ती है, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक के लिए डिवीज़न की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती, सिचुएशन के बेसिस पे होता है। सो जी नॉट फेज़ में जाने वाले सारे सेल्स के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है कि वो कभी डिवाइड नहीं करेंगे। जी नॉट फेज़ कभी ये नहीं बताता कि वो सेल्स कभी डिवाइड करेगी नहीं, वो वहाँ से वापस आ सकते हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो कि 6-6 महीने, 8-8, 10-10 महीने तक भी डिवाइड नहीं करते हैं, तो उस फेज़ में वो कहाँ पे आते हैं? जी नॉट फेज़ में। मसल सेल्स में आपका सेंट्रियोल होता है, वो ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। नर्व सेल्स कभी डिवाइड नहीं, मसल सेल्स आपकी डिवाइड करती है। मसल्स आपके जब डैमेज हो जाते हैं तो उनकी रिपेयरिंग होती है, डैमेज जो टिश्यूज़ होते हैं वो सही हो जाते हैं। लेकिन नर्व सेल्स अगर आप कहीं पे बर्निंग अगर किसी पर्सन का हो जाएगा, तो बर्न हो जाने से आप देखिएगा कि जो एरिया आपका जल जाता है, तो उस एरिया से सेंसिटिविटी उसकी लॉस हो जाती है। राइट? उसके पीछे का लॉजिक ये है कि वहाँ के जो नर्व सेल्स होते हैं वो सब के सब क्या हैं, खत्म हो चुके हैं और उनमें फिर से रीजनरेट करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। मसल सेल्स का जी नॉट फेज़ में जाने का मतलब ये हुआ कि मसल सेल्स आपके बने हुए होते हैं, उनका डिवीज़न रेगुलर टाइम पे नहीं होता है। बहुत सारे जैसे नॉर्मल जो सेल्स होते हैं उनको भी आप देख लीजिए, नॉर्मल जो सेल्स हैं अगर उन सेल्स का भी डिवीजन में पार्टिसिपेशन अगर हो रहा है, जो प्रोसेस आपका जी1 फेज़ में होने वाला है, अगर प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तो जी1 फेज़ के बाद यहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि चेक करने का काम करेगा। तो ये आपको क्या करता है, रिटर्न कर देता है कि नहीं, पहले आप जाइए रेस्ट कीजिए, पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, फिर आप करके आप सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कीजिए। सो जी नॉट फेज़ जो है वो किसी भी सेल्स के लिए एक रेस्टिंग फेज़ बना हुआ है। ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस सेल के पास जो भी स्थिति या परिस्थिति बन पाती है, अगर वो सेल्स अभी डिवीजन करने के कंडीशंस में नहीं है, तो वहाँ जाकर के वो रेस्ट करेगा और जब कभी भी वो रिज़्यूम करेगा अपनी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ को फॉर द डिवीजन प्रोसेस के लिए, देन वो आफ्टर इंटर करेगा इंटरफ़ेज़ में। सो जी नॉट फ़ेज़ में जाने का कहीं से ये मीन नहीं है कि उन सारे सेल्स के पास आपका सेंट्रियोल नहीं होगा, ओके? हम लोग बात कर रहे थे कि नर्व सेल्स डिवाइड क्यों नहीं करता, दैट इज़ व्हाई वहाँ पे ऑप्शंस आया कि सेंट्रियोल का एब्सेंस होता है। मसल सेल्स के पास ऐसा नहीं है, मसल सेल्स की डिवीजन रेगुलर टाइम पे नहीं होती, दैट इज़ व्हाई वो जी नॉट फ़ेज़ में पड़ा रहता है। आगे की तरफ मूव करें। ओके, सोविक एंड कौस्तुक। ओके, सो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो यहाँ पे ये आपका काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल और काफ़ी कॉमन टाइप का भी क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होते हैं, आपका एक सेंट्रल होता है और एक पेरीफेरल होते हैं। तो सेंट्रल में आपके क्या होते हैं, दो ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स की रिंग होती है और पेरीफेरल में यहाँ पे ऐसे आपके 9 क्या होते हैं, बने हुए होते हैं ऐसे पेयर के फॉर्म में। तो इसी अरेंजमेंट को आप 9+2 बोलते हैं, जो कि आपका कहाँ-कहाँ पे पाया जा सकता है, दैट इज़ द सीलिया में पाया जाता है और फ्लैजिला में पाया जाता है। तो ये दोनों आपके पार्ट हैं और इनका अरेंजमेंट जो होता है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो जो एसेस आपको कॉर्नर पे दिखाई दे रहे हैं उनको आप पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इनकी संख्या 9 होती है, अगर यहाँ पे कम ज़्यादा हो तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। और ये वाले जो होंगे, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाले जो होंगे आपके सेंटर वाले, इनको आप सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं और बाकी आपके ये जो इधर वाले दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपके क्या हैं, पेरिफेरल होते हैं। तो इसी अरेंजमेंट को आप 9+2 के नाम से जानते हैं। और ये आपको अरेंजमेंट कहाँ देखने को मिलता है, सीलिया में मिलता है और फ्लैजिला में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी मीन्स डी ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑफ माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर सिमिलर टू अ बेसल बॉडी। सो
माइक्रोट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो किस तरीके का सिमिलर प्रोसेस है, मतलब किसमें सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो माइक जो सेंट्रियोल होते हैं वो आपके क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल से ही मिलकर के बने होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बाकी सारे जो हैं वो ऑर्गेनेल्स का नाम दे रखा है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है लॉजिक टाइप का। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे पूछ रहा है, माइक्रोफिलामेंट्स आर वेल नोन फॉर देयर रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। सो माइक्रोफिलामेंट का काम क्या है और किस तरीके के ये रोल्स में मतलब प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं माइक्रोफिलामेंट जो होती है मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती है, तो अगर अमीबा का जो मूवमेंट होता है उसे आप अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं। और आपका जो फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फर्रो हो रही है वो हो रहा है, और इसके बाद आपका यहाँ पे दे रखा है कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ मसल सेल्स जो हो रही है वो भी हो रहा है। तो ये तीनों प्रोसेसेस में आपके माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी जो होगा वो सही हो जाएगा, मीन्स ई वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइटोस्केलेटन इज ट्रू। सो साइटोस्केलेटन पहले क्या है आप इसको अच्छे से देख लीजिए। मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था कि जनरली जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उनके लिए हम साइटोसॉल का यूज करते हैं टर्म, और नॉर्मल जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके लिए साइटोप्लाज्म यूज करते हैं। तो क्या आप में से जितने लोग भी यहाँ पे साइटोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या जो भी काम किए हुए हैं, कोई बता सकता है साइटोसॉल में और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंसेस होते हैं? देन व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोटो देन व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म? अगर आपके सेल सेल ऑर्गेनेल्स के टाइम साथ में अगर ये होगा साइटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म फिर क्या है? विदाउट सेल मेम्ब्रेन कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, फिर तो सब सारा रिलीज आउट हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं वहां पे। ओके, और देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म? ओके, कोई नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन, नो नीड टू से सॉरी। नेक्स्ट वन प्लीज, अगर किसी के पास कुछ ऑप्शंस हो, साइटोसॉल, साइटोप्लाज्म। आप कौन बोल रही हैं पहले, तो मैं थोड़ा इधर देख लेता हूँ। मनीषा चौधरी, ओके। मनीषा ने आंसर किया, क्या किया आपने आंसर? ओके, मतलब इनका कहना ये है कि सपोज अगर आपका ये पूरा सेल का कंटेंट है, इसको हम अभी मेम्ब्रेन मान लेते हैं, और ये आपका क्या है, आपका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे बाकी सारे क्या हैं आपके ऑर्गेनेल्स है, लाइक है माइटोकॉन्ड्रिया है या आपके गोल्जी बॉडी है, इस तरीके से सारा मान लेते हैं। तो मनीषा का कहना ये, सौविक, ओके, ओके, हम्म, हम्म, ओके, ओके, ओके। एक सिंपल सा सवाल और आप सब लोगों से, ये शायद आपका जो आंसर होगा वो काफी कुछ क्लियर करेगा। क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोस्केलेटन्स पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक cells contain cytoskeleton or not? So answer is no, right? साइटोस्केलेटन का बेसिक जो रोल है वो आपके सेल्स में क्या है? डेफिनेटली जिस तरीके से हमारी बॉडी को प्रॉपर एक शेप देने के लिए हमारे पास क्या है, एक
स्केलेटन सिस्टम है, राइट? उसपे कवरिंग हुई है। उसी तरीके से सेल्स के भी एक स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे एक स्केलेटन की ज़रूरत है, इसको आप साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। और ये होते क्या हैं, आपके प्रोटीन्स के मायोटीज़ मीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि इनविजिबल फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये ऐसे अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो कि सेल के इंटीग्रिटी को या सेल्स के शेप को क्या करते हैं, बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 टर्म्स मैंने आपको पूछे थे, आप इनको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। प्रोटोप्लाज़्म की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर पूरे सेल्स की, लेट मी इरेज़ पहले, फिर इसके बाद सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो सेल्स के साथ में यहाँ पे 2 आपके कंपार्टमेंट हैं। एक तो आपका हो जाता है ये न्यूक्लियस के इनसाइड का फ्लूइड, और आपका ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म, राइट? तो जब आप न्यूक्लियस और प्लस ये न्यूक्लियस के अराउंड का जितना भी एरिया है, अगर आप इनको कंसीडर करते हैं तो इनको कलेक्टिवली हम वर्ड क्या देते हैं, दैट इज़ द प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हो जाता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड का सारा जो एरिया है मीन्स दैट इज़ द साइटोप्लाज्म, उसको आप क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में से जब आपको न्यूक्लियस के क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो जो चीज़ बचती है उसको आप क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में आपके सारी चीज़ें हैं, सिर्फ न्यूक्लियस को छोड़, मीन्स न्यूक्लियस को अगर मैं यहाँ से गायब कर दूँ लाइक दैट, तो ये जो आपका पूरा का पूरा जो एरिया बचेगा, मीन्स जो सारी चीज़ें हैं जिसमें आपके सारा सेल ऑर्गेनेल्स है, और आपका यहाँ पे साइटोस्केलेटन जो कि शेप का मेंटेन किया हुआ है, तो सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोस्केलेटन, साथ साथ आपके जो फ्लूइड मटेरियल्स हैं इस पूरे सेल के कंटेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड किया हुआ, उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द साइटोप्लाज्म। In the case of prokaryotic cells, there is absence of a cytoskeleton. So cytoplasm minus cytoskeleton is equal to cytosol. मीन्स जब किसी सेल्स में से साइटोस्केलेटन को क्या किया जाए, रिमूव आउट कर दिया जाए, और सारी सिर्फ क्या बचे आपका यहाँ पे फ्लूइड बच जाए, और फ्लूइड के साथ साथ में आपके जो ऑर्गेनल्स हैं या नहीं हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनल्स नहीं होता। तो सेल के साइट में सब साइटोप्लाज्म में से जब आप साइटोस्केलेटन को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो रिमेनिंग जो चीज़ बचती है उसको आप साइटोसॉल के नाम से बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक के केस में आप जितने भी फॉरेन राइटर की बुक आप पढ़ेंगे, लाइक लर्निंगर पढ़ लीजिए, आप वाइट एंड वाइट पढ़ लीजिए, या फिर आप जेनार्ड पढ़ लीजिए, या फिर आप जो भी आपने अभी तक पढ़ रखे हैं सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स के लिए, आप देखेंगे कि उन सारे बुक्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स को हमेशा साइटोसॉल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ना कि साइटोप्लाज्म से। इंडियन ऑथर राइटर के बुक में ये चीज़ें इंटरमिक्स होती हैं, वो दोनों के लिए यूज़ कर देते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा-सा हिसाब-किताब अलग होता है। तो साइटोप्लाज्म जो टर्म है वो स्पेशली यूज़ किया जाता है फॉर द यूकेरियोटिक सेल्स व्हिच कंटेन्स साइटोस्केलेटन एंड ऑर्गेनेल्स आल्सो। सो साइटोप्लाज्म मीन्स व्हाट? दैट इज़ न्यूक्लियस को क्या किया जाए, माइनस कर दिया जाए प्रोटोप्लाज्म से, तो रिमेनिंग जो चीज़ होगी वो साइटोप्लाज्म हो जाएगी। और साइटोप्लाज्म में से अगर आप साइटोस्केलेटन को क्या करते हैं, माइनस कर दें, मीन्स प्रोटीन मायोटीज़ को पूरा वहाँ पे हटा। साइटोस्केलेटन में क्या है, प्रोटीन्स के फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब प्रोटीन के मायोटीज़ मीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर आप उनको रिमूव आउट कर देते हैं तो जो रिमेनिंग चीज़ जो बच जाती है उसको आप क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कभी भी जो साइटोस्केलेटन होते हुए प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट इज़ वाई उनके फ्लूइड को रिप्रेजेंट करने के लिए साइटोसॉल टर्म का क्या करते हैं, यूज किया जाता है। सो क्या प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड साइटोसॉल ये तीनों चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई हैं, या अभी भी कुछ डाउट है? सोविक, कौस्तुभ और पूछना था। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो अब से आप लोग प्रोफ़ेशनली अगर कहीं पे टीचिंग कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आप कहीं पे भी आप जाके जहाँ पे भी आप एजुकेशन देने का अगर काम कर रहे हैं, अगर आप यू आर अ टीचर बेसिकली, तो अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे आप साइटोसॉल ऑलवेज़ राइट करेंगे, ना कि आप साइटोप्लाज़्म। और वहाँ पे आप बच्चों को भी ये बात बताएँगे कि यहाँ पे डिफरेंस होता है प्रोटोप्लाज़्म, साइटोप्लाज़्म, साइटोसॉल में। तो किस टाइम पे किस टर्म को यूज़ करना है, ये आप एक टीचर अगर हैं तो आप इसको अच्छे से बच्चों को सही इन्फॉर्मेशंस कन्वे कीजिए। सो मूव करें आगे की तरफ। ओके, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर आपका ये सेल है, और सेल्स के पास क्या है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के पूरा आपका ये चारों तरफ का जो एरिया है, अगर इन दोनों को अगर हम लोग बात करेंगे, लेट मी राइट हियर, अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें, प्रोटोप्लाज्म को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियस और प्लस न्यूक्लियस के अराउंड का एरिया, जिसको आप साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, राइट? सो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। ओके, अगर इसी प्रोटोप्लाज्म में से आप न्यूक्लियस को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, आपका बन जाता है। तो साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज अ प्रोटोप्लाज्म माइनस
आपका न्यूक्लियस, सो पी माइनस एन। और अगर आपको साइटोसोल को डिफाइन करना होगा तो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे साइटोसोल इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म माइनस साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्म माइनस साइटोस्केलेटन। तो अगर आप इसको निकाल देंगे तो जो रिमेनिंग चीज़ बचेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, साइटोसोल। और ये वाला जो टर्म होता है वो हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी साइटोस्केलेटन नहीं पाया जाता है। सो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, पेपर को हम लोग और जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि अभी फर्स्ट क्वेश्चन से पहुँचे हुए हैं और इट्स 9:20 हो गया मेरे ख्याल से। मूव करें आगे की तरफ, अभी जिसने पूछा उसको क्लियर हो गया? ओके। सो यही आपसे क्वेश्चंस में पूछ रहा था कि कौन-सा स्टेटमेंट आपका साइटोस्केलेटन के लिए क्या है, सही है? तो सही जो ऑप्शन है वो आपका यही है कि मूवमेंट ऑफ अ cilia and flagella इज द रिजल्ट ऑफ मोटर प्रोटीन्स कॉजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स टू मूव रिलेटेड टू द ईच अदर। सो ये वाले ऑप्शंस क्या होंगे, आपके सही हो जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोस्केलेटन जो होते हैं उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर के बने होते हैं और वो एक तरीके से मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है, जो कि मोटर प्रोटीन नेचर के पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटरमाइनिंग और मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल्स। मीन्स इनमें से सभी जो है वो प्लांट सेल्स के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर इन द देयर कॉम्पोजिशंस। इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि कॉम्पोजिशंस में क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो आपको इसमें से ऑड वन क्या करना है, खोजना है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सभी के सभी क्या के साइटोस्केलेटन होते हैं और सब एक तरीके का रोल परफॉर्म करते हैं और प्रोटीन टाइप के बने होते हैं। प्लांट सेल वॉल जो होता है वो आपका क्या है, सेलुलोज का बना हुआ होता है और जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो इसका नेचर क्या होगा, अलग होगा। ये कार्बोहाइड्रेट है, बाकी तीनों क्या है के प्रोटीन है और ये भी आपका उसी का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपका क्या है, एक सेलुलोज का मिलकर के बना हुआ मॉलिक्यूल्स होता है और सेलुलोज क्या होते हैं, आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, मींस कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है। जबकि रिमेनिंग जो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो सबके सब क्या है, प्रोटीन मायोटीज है। ओके। So next problem क्या है, plasmodesmata in the plant cells are most similar in the functions to which with the following structures in the animal cells। So plasmodesmata का काम क्या होता है कि दो जो प्लांट सेल्स होती है उनके बीच में कम्युनिकेशन करने का काम करता है, लाइक दैट। और उसी तरीके का काम जो अगर आप एनिमल सेल्स की बात करेंगे तो एनिमल सेल्स में कौन करता है, गैप जंक्शन। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो चुका है तो हम लोग थोड़ा जल्दी-जल्दी मूव करेंगे। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, विच स्टेटमेंट करेक्टली कैरेक्टराइज बाउंड राइबोसोम्स। बाउंड राइबोसोम्स के बारे में कल आपको बताया था कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो 2 कैटेगरी में पाए जाते हैं। एक तो आपका पाया जाता है फ्री फॉर्म में और एक आपका क्या होता है, बाउंड फॉर्म में। तो फ्री फॉर्म का मतलब क्या है, बाउंड फॉर्म का मतलब क्या है, अगर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में क्या होगा, अगर एसोसिएटेड होगा, उसके मेम्ब्रेन पे पाया जाएगा तो उसे आप क्या बोलते हैं, बाउंड फॉर्म। और अगर आपका सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाया जाता है तो आप क्या बोलते हैं, फ्री फॉर्म। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये क्या-क्या काम करने का काम करता है। फ्री फॉर्म वाले जितने भी राइबोसोम्स होते हैं, वो कौन-कौन सी प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो आपने देखा था वहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और आपके जो न्यूक्लियस होते हैं या प्लांट का वैक्यूल होता है, उन सब के लिए जो प्रोटीन्स बनने का काम होगा किस पे होगा, फ्री फॉर्म वाले पे होगा। जबकि आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी बॉडी होगी या फिर आपका लाइसोसोम्स होगा, इन सब के लिए जो प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है, बाउंड वाले पे होता है। इसके साथ-साथ में जो आपके बाउंड फॉर्म वाले राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे प्रोटीन्स का भी फॉर्मेशंस करते हैं जो कि आपके मेम्ब्रेन के प्रोटीन में मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। जैसे लाइक एज आपकी पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गई या सेक्रेटरी प्रोटीन्स हो गई, ये सारे जो प्रोटीन्स होते हैं उनको भी बनाने का काम करता है। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था तो आप उसको अच्छे से नोट किए होंगे, अगर नहीं किए तो आप नोट कर लीजिए कि आपका फ्री फॉर्म और बाउंड फॉर्म जो राइबोसोम्स होता है वो अलग अलग ऑर्गेनल्स के लिए प्रोटीन बनाने का क्या करता है, काम करता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो लोग सीएसआईआर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट की जो प्रोटीन्स होती है वो कौन से राइबोसोम पे बनती है, फ्री फॉर्म पे या बाउंड फॉर्म पे। तो ये वाला डेटा मैंने कल आपको दे दिया था, यहाँ पे भी आपको बता दिया कि फ्री फॉर्म पे कौन बनेगा और बाउंड फॉर्म पे कौन बनेंगे। सो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट बाउंड राइबोसोम जनरली सिंथेसाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड सेक्रेटरी प्रोटीन्स, इसको बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है कि आपका जो भी कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बन रहा है या जो भी कोई डिब्रीज आ रहे हैं उनको एक कंजिकेटिव सीक्वेंस में लगे हुए जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके थ्रू क्या किया जाए, उसको प्रोसेस किया जाए। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से पार्टिसिपेट होने वाले आपके पार्ट हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये आपका पाया जाता है, गोल्गी बॉडी होती है, ये आपका होता है। इससे से पूछा कि कौन सा पार्ट इसका नहीं होता है, तो क्लोरोप्लास्ट आपका जो है वो उसका पार्ट नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके का इंडिपेंडेंट ऑर्गेन्स होता है, किसी के साथ में ऐसे एसोसिएटेड नहीं होता है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप से आपका डेवलप किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक कनेक्टेड किससे होता है, आपका गोल्गी बॉडी से। और गोल्गी बॉडी से जाकर के फ्यूज करने किसी का माइक। हाँ हाँ। जी जी, बताइए।
नो, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स ये सभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो पार्ट होंगे वो क्या-क्या होंगे, आप ध्यान से देख लीजिए। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इससे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है वो, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल जाते हैं कहाँ पे, आपके गोल्गी बॉडी में, ये गोल्गी बॉडी में ये, और इस गोल्गी बॉडी से जो कुछ वेसिकल्स निकलते हैं जो कि प्रोटीन्स को कंटेन करते हैं, और ये जाकर के फ्यूज़ किससे करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का एक सिस्टम में इंटर करने के बाद कुछ प्रोसेसिंग हो, फिर उसका क्या हो, दूसरे सिस्टम में जाकर के वहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग हो, फिर इसके बाद निकल कर कहीं और प्रोसेसिंग हो, और इस तरीके से अल्टीमेटली अपने टारगेट पे क्या किया जाए, प्रोमोट कर दिया जाए। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनेल्स जो कि एक ही प्रोसेस को या एक किसी पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वो सारे ऑर्गेनेल्स एक कनेक्टेड फॉर्म में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको आप बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और इस सिस्टम में जितने भी इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने वाले ऑर्गेनेल्स हैं, लाइक एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स, प्लांट वैक्यूल्स, ये सब आपके उस पार्ट में नहीं आते हैं। आने वाले जो पार्ट हैं आपके, किसी की माइक मेरे ख्याल से अनम्यूट हो गई है, प्लीज़ काइंडली म्यूट योर माइक, इरिटेट थोड़ा-सा ज़्यादा कर रहा है। ओके, सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आने वाले जो आपके ऑर्गन्स होंगे वो क्या-क्या होंगे? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, आपका गोल्गी बॉडी होगा, और इसके बाद आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ये सारे पार्ट क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, प्लांट वैक्यूल्स, ये सब आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी दिया होता तो भी आप ऑप्शन लगाते यही कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका उसका पार्ट नहीं है। ओके, हाँ, हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। एक्चुअली वो स्मॉल जो वैक्यूल है ना, वो ये लाइसोसोम से बनने वाले वैक्यूल्स होते हैं, वो प्लांट वैक्यूल नहीं है, प्लांट वैक्यूल्स बहुत लार्ज होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा था। ये जो यहाँ से जो आपका गोल्गी बॉडी होता है, गोल्गी बॉडी किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को जो ट्रांसपोर्ट करेगा, वैसे ऐसे ओपन फॉर्म में नहीं होता, वो वेसिकल्स के थ्रू होते हैं। इन्हीं वेसिकल्स को आप स्मॉल वैक्यूल के नाम से जानते हैं, जो कि जाकर के आपका मेम्ब्रेन पे क्या करता है, फ्यूज़ कर जाता है, और अगर इस प्रोटीन को अगर आपका सेल से बाहर जाना है, तो ये सेल्स के बाहर जाएगा, अदरवाइज़ अगर आपका इस पूरे कंपार्टमेंट में ही रहना, तो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होने का काम होगा वो ये करता है। तो गोल्गी बॉडी से स्मॉल स्मॉल आपके सिंगल लेयर बाउंडेड जो मेम्ब्रेन होती हैं, आप उनको स्मॉल वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। तो वो स्मॉल वेसिकल भी आपके प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती है। ये प्रोटीन यहाँ से डायरेक्टली ऐसे नहीं जाएगा, ये मेम्ब्रेन में बाउंड इनक्लोज्ड होकर के ही जाता है। तो ये वाले जो मेम्ब्रेन होते हैं स्मॉल वेसिकल्स, ये आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं। चूँकि ऑर्गेनल्स से ही आपका सवाल बनता है, मीन्स ऑर्गेनल्स आपको दिए जाते हैं, तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनल्स को क्लेरिफाई कर रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और प्लांट जो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं वो, और इसके पेरोक्सिसोम, ये सभी आपके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं। पार्ट जो होंगे वो आपका न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, और आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इन दोनों के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा स्मॉल वेसिकल्स, ये भी आपके क्या हैं, इसके पार्ट होते हैं। ओके, हेलो, क्लियर हो गया? ओके, ओके। सो व्हिच स्ट्रक्चर इज़ कॉमन टू प्लांट एंड एनिमल सेल्स? आपका पूछ रहा है कि कौन-सा स्ट्रक्चर यहाँ पे प्लांट और एनिमल सेल्स के लिए कॉमन है, तो ये मेरे ख्याल से 100% वाले ज़ोन में जाना चाहिए, मतलब किसी का भी ये ऑप्शंस गलत नहीं होना चाहिए, और अब जब कॉपी आपकी चेक होगी तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन से ऐसे हैं जो कि प्लांट और एनिमल सेल्स में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट सिर्फ़ आपका प्लांट में होता है, और आपका सेल वॉल जो सेलुलर सिमेटम है वो भी आपका सिर्फ़ प्लांट में होता है। सेंट्रल वैक्यूल जो होते हैं वो भी आपका प्लांट का ही पार्ट होता है, और सेंट्रियोल जो होते हैं वो एनिमल का पार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी स्पेसिफिक होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में क्या होती हैं, कॉमन होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, वो सही होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चंस भी किसी का अगर गलत हुआ, तो मैं ज़रूर उस कैंडिडेट से बात करना चाहूँगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सो होपफुली मैं ये इसको 100% सही वाले ऑप्शन से मान के चल रहा हूँ, जैसा कि आपको ग्राफ दिखाता रहता हूँ। इस बार अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको दिखाएँगे। तो ग्राफ में आपका ये 100% ग्रीन वाला मार्क हमको दिखना चाहिए इस वाले क्वेश्चंस के लिए। अगर ऐसे भी क्वेश्चंस गलत करके आएँगे तो डेफ़िनिटली आप KVS पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम में पहले से ही बाहर हैं।
So, who proposed the membrane or a phospholipid bilayer between two layer of hydrophobic proteins? So, membrane को लेकर के 3-4 मॉडल आपको दिए गए हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, बाइलेयर कॉन्सेप्ट, ट्राइलेमिनर मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो उनके सीक्वेंसेस को आप अच्छे से याद कीजिए, अगर आपने कहीं से पढ़ा है, तो आप उन चारों मॉडल को, जो कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल से लेकर के ट्राइलेमिनर मॉडल, फिर इसके बाद बाइलेयर कॉन्सेप्ट, फिर इसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उनके लिमिटेशंस, उनके कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लीजिए। यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मॉडल है, वो आपके सेल बायोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो 4 मॉडल इसके लिए दिए गए थे और इन चारों मॉडल का अपना-अपना क्या है, यूनिक फीचर होता है और इसके बाद आपके उनके क्या हैं, लिमिटेशंस होते हैं। सबसे जो लेटेस्ट मॉडल है वो आपका है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और उसी मॉडल से भी आपसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सब लोगों से ये सलाह है कि इसको ज़रूर से ज़रूर कंसीडर करें, चारों मॉडल को पढ़ें, यूनिट मेम्ब्रेन, ट्राइलेमिनार, बाइलेयर एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था, क्या इसके फीचर्स होते हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ें। सो यहाँ पे आपको ऑप्शंस क्या मिल जाएगा, डेविडसन एंड डेनियली, ये इन्होंने क्या दिया था, बाइलेयर का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने ये बताया था कि मेम्ब्रेन जो होती है वो 2 लेयर के फॉर्म में पाई जाती है और उसमें हाइड्रोफिलिक जो होते हैं वो प्रोटीन्स बने हुए होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु प्रपोज द मेम्ब्रेन इज अ मोज़ेक ऑफ अ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स बबिंग इन द फ्लूइड बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बात कर रहा है और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज के लिए भी नाम दिया गया था और इन्होंने बताने की कोशिश की थी कि मेम्ब्रेन जो होते हैं वैसे कोई रिजिड टाइप का नहीं होता, फ्लूइड टाइप के होते हैं, इसमें प्रोटीन्स इमिटेड होते हैं और वो हमेशा क्या करते हैं, इस तरीके से मूव ऑन कर सकते हैं एक पोजीशन से दूसरे प्लेस पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो जाते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स आपके सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करने वाले मेम्ब्रेन है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही हो जाएगा। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा हैं। सो अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉस्फोलिपिड्स। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपका क्या बताता है और उसके बारे में मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनके बारे में स्टेटमेंट जो आपको दिया जा रहा है उसमें से कौन सा सही है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दे कैन मूव लेटरली अलोंग द प्लेन ऑफ द मेम्ब्रेन, मींस आपके जो इस तरीके से लिपिड के बाइलेयर होती है लाइक दैट, इसके जो हाइड्रोफोबिक रीजन्स होते हैं वो सब इनर साइड में होते हैं और हाइड्रोफिलिक वाला जो होगा क्या होगा, आपका ऊपर होगा। तो एक तरीके से ये वाली आपकी लेयर बन जाती है और इसी लेयर पे आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो 3 टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से यहाँ पे देख लीजिए, एक प्रोटीन जो कि आपका ऐसे सरफेस पे पाई जाती है जिसको आप क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, और एक प्रोटीन जो होती है आपकी वो मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है जिसको आप बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और एक प्रोटीन जो होती है आपके ये ऐसे लगी हुई होती है लाइक दैट, तो इसको आप बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। तो इन 3 तरीके का आपका मेम्ब्रेन पे प्रोटीन होता है और यही आपसे पूछ रहा है कि इसके लिए क्या सही है। तो इन्होंने ये बताया था कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका यहाँ पे इस तरीके से लेटरल मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है, मीन्स ये वाले जो लिपिड के मायोटीज है वो यहाँ जा सकते हैं, ये वाले लिपिड के मॉलिक्यूल्स ये यहाँ जा सकते हैं। फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये भी बताया जाता है कि इनका ये वाला मूवमेंट भी पॉसिबल होता है, मीन्स ये यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ भी ये जा सकते हैं। उसको हम लोग पढ़ेंगे जब मेम्ब्रेन सेल बायोलॉजी ये टॉपिक पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द वे दैट मेम्ब्रेन ऑफ द विंटर व्हीट आर एबल टू रिमेन फ्लूइड व्हेन इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। ठंडे के कंडीशंस में भी अपने मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए प्लांट के जो सेल्स होती हैं या कोई भी सेल्स जो होता है वो क्या करता है, उनमें क्या प्रॉपर्टी ज़्यादा पाई जाती है। जैसे पोलर बियर से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि हमेशा कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, तो उनके मेम्ब्रेन की क्या पॉसिबिलिटी, मतलब क्या प्रॉपर्टी होती है जो कि उनको उस कंडीशन में भी सर्वाइव करने के लिए क्या करती है, कैंडिडेट बनाती है, राइट। तो उसके लिए आपको बताया जा चुका है कि जो आपके फॉस्फोलिपिड्स होते हैं मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड का मीन्स लिपिड की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी या उनका जो मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उनके अनसैचुरेशन पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा आपका अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड की संख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट आपका मीन्स कम, मीन्स मतलब वो लिक्विड फॉर्म में रह पाएगा। तो अनसैचुरेशन का मतलब क्या हुआ, दैट इज अ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस होना। सो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दैट इज सॉल्युबिलिटी के या उसके फ्लूइडिटी के। तो जितने भी मेम्ब्रेन या जितने भी मेंबर्स जो कि कोल्ड रीजन पे पाए जाते हैं उनके मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनकी संख्या ये वाले टाइप की ज़्यादा होती है, मीन्स अनसैचुरेटेड ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। दैट इज बाई इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स इन द मेम्ब्रेन। तो जितना ज़्यादा आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो मेम्ब्रेन क्या होगी आपकी फ्लूइड फॉर्म में पाई जाएगी, राइट।
तो सैचुरेशंस को लेके मीन्स फॉस्फोलिपिड के मेल्टिंग पॉइंट को और उनके स्टेबिलिटी को लेकर के फैक्टर जो थे मैंने पढ़ा रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपको लिपिड के बारे में पढ़ाया गया। बायोकेमिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप वो लेक्चर जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें इसके पीछे का लॉजिक होती हैं। In order for a protein to be an integral membrane protein, it would have to be which of the following। तो आपसे पूछ रहा है कि इंटीग्रल प्रोटीन मीन्स ये वाला, ऐसा इस तरीके से इंटीग्रल प्रोटीन होने के लिए क्या उसके पास नेचर होना चाहिए। तो उसका नेचर जो होना चाहिए वैसे दैट इज द एम्फीपैथिक, मीन्स उसके पास दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो हाइड्रोफोबिक भी होना चाहिए और हाइड्रोफिलिक भी होना चाहिए। दोनों टाइप का नेचर होगा तो आसानी से उसका जो ऊपर वाला पोर्सन होता है वो हाइड्रोफोबिक से एक्सपोज हो पाएगा, मीन्स उससे इंटरेक्ट होगा, और जो बीच में रहेगा वो कैसा होगा, दैट इज द हाइड्रोफोबिक। सो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, उसको आप क्या बोलते हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली आपके जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनका नेचर भी कैसा होता है, एम्फीपैथिक होता है, क्योंकि उनका एक जो हेड रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल रीजन होता है हाइड्रोफोबिक, मीन्स ये वाला, ये हेड रीजन है आपका, ये टेल रीजन है, और ये वाला जो होता है आपका हाइड्रोफोबिक होता है, और ये वाला रीजन जो होता है आपका हाइड्रोफिलिक होता है, राइट। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक वाली प्रॉपर्टी को रखने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। तो किसी भी कोई भी प्रोटीन जो कि इन लिपिड के मायोटीज के बीच में अगर आपका क्या कर सकता है, इंटीग्रेटर से मीन्स कर सकता है, उसको आप उसका नेचर कैसा होना चाहिए, एम्फीपैथिक, ताकि इसका ये वाला जो सरफेस है वो हाइड्रोफिलिक रीजन से एक्सपोज हो, और बाकी ये जो हो आपका कैसा हो, दैट इज द हाइड्रोफोबिक से। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हेल्प कीप इन एनी मेम्ब्रेन मोर फ्लूइड एट लोअर टेम्परेचर। जो ऊपर प्रॉब्लम से पूछा गया उसी का रीजन पूछ रहा है कि ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो मेम्ब्रेन को फ्लूइड बनाए रखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लोअर टेम्परेचर पे भी। तो उसके पीछे का कारण यही है कि उसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा पाए जाते हैं, और डबल बॉन्ड के प्रेजेंस होने की वजह से जो फैटी एसिड की टेल होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्पेस कवर करती है, और वहाँ पे कॉम्पैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। तो कॉम्पैक्शन अगर कम होगा तो उसकी फ्लूइडिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। जैसा कि आपको मैंने क्लास में बताया था, तो जो लोग टेस्ट से जुड़े हुए हैं वो लोग भी थोड़ा सा ध्यान दे दें यहाँ पे, कि ये जो मेम्ब्रेन होती है आपको इस तरीके से हमेशा से टेल का रीजन जो होता है इसे टेढ़ा दिखाया जाता है, और ये जो हल्का सा स्लाइटली बेंडिंग होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द डबल या ट्रिपल बॉन्ड के प्रेजेंस होने की वजह से। तो ये जो टेढ़ा रीजन होता है ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स को कॉम्पैक्ट बना, मीन्स आपके पैकेजिंग करने में क्या करता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा बन जाता है। तो इनकी जो पैकिंग होती है, अगर आप कोई लिपिड जो कि आपका पूरा का पूरा सिर्फ सैचुरेटेड मॉलिक्यूल से मिल करके बना है उनका, और कोई एक लिपिड जो कि आपका अनसैचुरेटेड से बना हुआ है उनका, अगर आप पैकिंग करेंगे तो पैकिंग में इनका एरिया क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं हो पाती, दैट इज वाई उनका सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम से दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होती हैं, जो कि आपके लिपिड से आपके आउटसाइड पे क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे प्रोटीन्स को आप इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स या पेरिफेरल प्रोटीन्स, राइट, या इंट्रिंसिक प्रोटीन या तो पेरिफेरल प्रोटीन्स आपके क्या होंगे, ये वाले होंगे। तो इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये क्या होते हैं, तो दे आर लूजली बाउंड टू द सर्फेस ऑफ द बाइलेयर। तो ये आपके जो फॉस्फोलिपिड होती हैं इनके सर्फेस पे क्या होते हैं, यहाँ पे वीक इंटरेक्शंस होते हैं हाइड्रोफोबिक टाइप का मॉलिक्यूल्स टाइप का। तो इससे क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। आपको मैंने स्टार्टिंग में हाँ, देखिए यहाँ पे दो टर्म्स समझ लीजिए, एक इंट्रिंसिक वर्ड आता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, राइट, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और दूसरा जो आपको आता है, एक आता है पेरीफेरल और एक आता है आपका पेरीफेरल और एक इंटीग्रल, इस तरीके से। इंट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब होता है जो आपके लिपिड्स के बाइलेयर जो होती है उनके बीच में जो पाई जाती है उनको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द इंट्रिंसिक। और जो ये लिपिड के ऊपर पाया जाएगा उसको आप बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। सो एक्सट्रिंसिक वाले को ही ये वाला जो टर्म दिया जाता है, मीन्स इंटीग्रल, इसको आप बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही आपसे पूछ रहा था कि इस प्रोटीन के बारे में कि ये क्या स्टेटमेंट होता है। तो ये आपको बताया गया कि दे आर लूजली बाउंड टू द सर्फेस ऑफ द बाइलेयर। लेयर जो लिपिड की जो लेयर होती है उसके सर्फेस पे क्या होती है, पाया मतलब लूजली क्या होती है, बॉन्डेड होते हैं। इनका इंटरेक्शन बहुत वीक होता है। विच आर द फॉलोइंग स्पैन द फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर यूजुअली अ नंबर ऑफ अ टाइम्स। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर आपका ये लिपिड का बाइलेयर है इस तरीके से बना हुआ, तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस तरीके से क्या करते हैं, सेवरल टाइम्स क्या करते हैं, उसको ऐसे पास आउट कर देते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जो कि दोनों लेयर को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, उसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो ये तीसरी क्लास ऑफ प्रोटीन्स होती है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, मीन्स जो मेम्ब्रेन्स के आर पर क्या, मीन्स इस तरीके से जाकर के स्टार्ट हो और इसको ऐसे आपका रोटेट, मीन्स कई बार इसको क्या करे, पास आउट कर जाए, उसको आप ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा आपका, सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इमिटेड इन द लिपिड बाइलेयर एट ऑल, मीन्स लिपिड का जो बाइलेयर होता है उसमें वो धसे हुए नहीं होते, तो कौन से पार्ट होते हैं, दैट इज द पेरीफेरल। तो पेरीफेरल का मतलब होता है बाहर वाले, तो ये बाहर वाले जो प्रोटीन्स होते हैं वो कभी भी आपके इस तरीके से धसे हुए नहीं होंगे। नेक्स्ट सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज ऑफन सर्व एज ए रिसेप्टर और सेल रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल ऑन सेल सरफेस, तो कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपका सेल सरफेस का रिसेप्टर, मीन्स सेल के ऊपर पाए जाने वाले जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिसेप्टर्स का काम करते हैं, और इन रिसेप्टर्स पे कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आके क्या करेगा, बाइंड करता है, जिससे कि आपका बाकी का जो प्रोसेस होता है ट्रिगर आउट हो जाता है, और आगे नीचे मतलब कंसिक्वेंटली एक कैसेट के फॉर्म में क्या होता है, रिएक्शन परफॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो इनका नेचर क्या होता है यही आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज द ई, मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन। इस क्वेश्चन को लेकर के जिन्होंने भी ऑप्शन जो भी लगाया हुआ होगा, इसको मैंने कॉमन मार्किंग की हुई, तो ये इस वाले क्वेश्चन के लिए सब लोगों को क्या मिलेगा, 1 मार्क्स मिल जाएंगे बोनस में। तो जिसके लिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ था और ऑप्शन आपका ये सही था, तो इन्होंने इस वाले क्वेश्चन में जिसने जो भी आंसर लगाया हुआ होगा उसके लिए 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल्स पासेस थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन मोस्ट इजीली, कौन सा मॉलिक्यूल्स, जैसा कि आपको पता है कि मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, फॉस्फोलिपिड होते हैं, तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, दैट इज हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स में कंपाउंड में हाइड्रोफोबिक नेचर का जो मॉलिक्यूल्स होगा आसानी से क्या करेगा, पास आउट हो जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका नेचर लिपिड नेचर का होता है उनको पास आउट होने के लिए किसी मेम्ब्रेन रिसेप्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप लोग हार्मोन्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हार्मोन्स को आपके सेल्स के अंदर में जाने के 2 पाथवे होते हैं, एक तो आपका होता है ऐसे रिसेप्टर से बाइंड करके आने के लिए, दूसरा होता है आपका डायरेक्टली यहाँ से पास आउट हो जाने के लिए। तो ऐसे हार्मोन जिनका नेचर आपका प्रोटीन का होता है, पेप्टाइड का होता है, अमीनो एसिड का होता है, वो सबके सब रिसेप्टर मीडिएट के थ्रू आते हैं, जबकि जैसे जिनका नेचर स्टेरॉयड का होता है या हार्मोन्स का होता है वो डायरेक्टली क्या करते हैं, इंटर करते हैं, यहाँ साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस के ऊपर क्या पड़ता है आपका पाया जाता है, इनके लिए रिसेप्टर्स वहाँ पे बाइंड करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका नेचर क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, वो आसानी से क्या करेंगे, मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, पास कर जाते हैं, क्योंकि इनका भी नेचर कैसा है, हाइड्रोफोबिक। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं आपके फास्फोलिपिड के, वो मोस्टली क्या है आपके हाइड्रोफोबिक इन नेचर के पाए जाते हैं, क्योंकि ये लिपिड के बने हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होता है, तो आपको पता है कि स्पॉन्टेनियस जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, इसको आप क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा उसका सही हो जाएगा। इट्स अ पैसिव प्रोसेस, मीन्स यहाँ पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसलिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन क्या करता है, वो मूव करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखा, पैराक्राइन क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पैराक्राइन, इंडोक्राइन और ऑटोक्राइन हो सकते हैं। तो जब कोई सेल्स अगर किसी केमिकल का फॉर्मेशन करे, अगर उसी सेल्स पे काम करे तो उसको आप बोलते हैं ऑटोक्राइन, और जैसा कि मैंने साइटोकाइंस पढ़ाया था तो आपको बताया था। और दूसरा, मान लीजिए अगर आपका ये सेल्स इस मॉलिक्यूल्स का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, और इसके नियर बाई सेल्स पे अगर आकर के ये काम करे तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज अ पैराक्राइन। और तीसरा आपका होता है कि मान लीजिए ये सेल्स है और इस किसी मॉलिक्यूल्स का ये फॉर्मेशन कर रहा है और ये लॉन्ग डिस्टेंस पे जाकर किसी टारगेट सेल्स पे क्या करे, किसी ब्लड मीडिएटेड थ्रू के हो करके, तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द इंडोक्राइन। तो जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, दैट इज द इंडोक्राइन। और आपसे पूछा गया था पैराक्राइन का मतलब क्या होता है, तो नियर बाई सेल्स पे क्या करेगा, ये काम करेगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन्वॉल्व सिक्रेटिंग सेल्स एक्टिंग ऑन नियर बाई टारगेट सेल्स बाई डिस्चार्जिंग द लोकल रेगुलेटरी इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स। तो नियर बाई सेल्स आपको यहाँ पे दे रखा था पकड़ने के लिए, तो नियर बाई सेल्स पे काम करेगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज द पैराक्राइन। और उसी सेल्स पे काम करेगा तो क्या कहलाएगा, ऑटोक्राइन। और दूर पे काम करेगा तो एंडोक्राइन। ये आपका क्या है, 3 टाइप के नेचर हो सकते हैं, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको क्या दिया, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सेल्स रिसीविंग द मैसेज द 3 स्टेजेस ऑफ द सेल सिग्नलिंग आर। तो किसी भी सेल्स में जो सिग्नलिंग होगा वो क्या होगा, पहले आपके सेल्स के ऊपर क्या होंगे, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं इन पे आपका रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, बाइंड करता है, मीन्स आकर के यहाँ बाइंड करेगा। फिर इसके बाद इनका क्या होगा, एक तरीके से वहाँ पे कुछ जो मैसेज आपके सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स बने होंगे वो आपका मॉलिक्यूल्स बनेगा, और तब जाकर के आपका वहाँ पे क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो पहले सबसे पहला काम क्या हो जाता है आपका, सेल्स का सेल के रिसेप्टर पे पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर्स हैं उनका आकर के यहाँ पे बाइंड करना, ताकि वो स्टिमुलाई को रिसीव करे। और इसके बाद ये यहाँ पे कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिसके यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, और ये जाकर के कैस्केड रिएक्शन से पार्टिसिपेट करता है। इसको आप सिग्नल ट्रांसडक्शन के नाम से जानते हैं। और इस सिग्नल ट्रांसडक्शन की अल्टीमेटली जो प्रोसेस होती है, मीन्स सेल्स उसके लिए क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, कोई जीन को एक्टिवेट करेगा या फिर कोई प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, तो ये प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा, दैट इज सिग्नल रिसेप्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड सेल रिस्पॉन्सेस। तो सिग्नल को पहले रिसीव करना, फिर उसके बाद उसको ट्रांसडक्ट करना, मीन्स उसमें कैस्केड रिएक्शन परफॉर्म करना, और फिर उसके बाद आपका सेल्स क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखा, व्हेन अ सेल रिलीज अ सिग्नल मॉलिक्यूल्स इनटू द एनवायरनमेंट एंड अ नंबर ऑफ सेल्स इन द इमीडिएट विसिनिटी रिस्पॉन्ड, दिस टाइप ऑफ सिग्नलिंग इज व्हाट। आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपका मान लीजिए
अ, कोई एक मॉलिक्यूल्स सेल्स जो है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है और उसके पास में पाए जाने वाले जो क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में जो सेल्स होते हैं, अगर उन पे ही जाकर के ये काम करेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि नियर बाई सेल्स में या क्लोज़ विसिनिटी में काम करेगा, उसको क्या बोलेंगे? पैराक्राइन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑटोक्राइन का मतलब सेल्फ वाले पे काम करे, इसी पर यही बनाए और इसी आपके काम कर जाए। एंडोक्राइन का मतलब दूर पे जाके काम करे, राइट? तो ये बार-बार क्वेश्चन सबसे आ रहा है, तो ये आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। मेम्ब्रेन रिसेप्टर दैट अटैच फॉस्फेट टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स आर क्या होते हैं? मतलब आपसे पूछ रहा है कि ऐसे मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स दैट जो कि अटैच होते हैं फॉस्फेट से टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन, तो उनको आप क्या बोलते हैं? तो उनको आप बोलते हैं कॉल्ड रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज मीन्स टीके के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये टायरोसिन काइनेज क्या है, इसके बारे में जब हम लोग सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे तो थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ेंगे। 6 टाइप के आपके रिसेप्टर्स के आपके सेल सिग्नलिंग की पाथवे चलती है। उन्हीं सेल्स 6 टाइप में से आपका एक आता है, तो थोड़ा अभी टाइम का क्लैश है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में बाद में बात कर लेंगे कि क्या इसका प्रोसेस होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्कैफोल्ड प्रोटीन? ये सील आपका इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको सी दिया जा रहा है, दैट इज द लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेवरल रिले प्रोटीन्स अटैच टू फैसिलिटेट द कैस्केड और इफेक्ट्स। मींस जैसे आपके सेल सिग्नलिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि एक कोई प्रोटीन्स आपका सिग्नलिंग का काम करेगा और यहाँ पर आकर के सेल्स में कई सारे जो एंजाइम्स होते हैं उनको क्या करता है, एक्टिवेट करेगा। लाइक दैट ये इसको एक्टिवेट किया, फिर ये इसको एक्टिवेट किया, फिर इसको किया, तब जाके कोई प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। ऐसे रिएक्शंस को क्या करते हैं, कैस्केड इफेक्ट के नाम से जानते हैं या कैस्केड रिएक्शंस के नाम से बोलते हैं। तो स्कैफोल्ड प्रोटीन्स बेसिकली वही होती हैं जो कि इस तरीके के रिस्पॉन्सेस में इन्वॉल्व होती हैं, जो कि आपका एक से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो यहाँ देख लेते हैं। सेल्स हुज साइटोप्लाज्म हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.02 मोलर ग्लूकोज। तो साइटोप्लाज्म आपको दे रखा है जिसका कंसंट्रेशन आपको 0.02 दे दिया है। यहाँ पे इज प्लेस्ड इन अ ट्यूब ऑफ वाटर कंटेनिंग, इसको एक ट्यूब में रखा गया है जिसके पास वाटर है और यहाँ पे भी ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कितना 0.02 है, 0.02 है। तो दोनों की मोलरिटी आपकी सेम है, तो इससे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, दैट इज द आइसोटोनिक बोलते हैं, राइट। तो आइसोटोनिक का मतलब होता है कि जब दो आपके जो सॉल्यूशंस रखे गए हों किसी कंपार्टमेंट में, दोनों का जो ऑस्मोलरिटी हो या फिर ऑस्मोटिक जो पोटेंशियल हो क्या हो आपका दोनों का सेम हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द आइसोटोनिक। और आइसोटोनिक में कोई भी मूवमेंट का मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, नाइदर एनी डायरेक्शंस में, वो इक्विलिब्रियम फेज को दिखाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज द ई मीन्स आइसोटोनिक। तो यहाँ पे दोनों की मोलरिटी आपको सेम दे रखी है, यही आपको यहाँ पे पकड़ना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन अ प्लांट सेल सच एज वन ऑफ द फ्रॉम अ पीनिस स्टेम सेल इज सबमर्ज्ड इन अ वेरी हाइपोटेनिक सॉल्यूशन। सो हाइपोटेनिक का मतलब होता है जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो और आपका जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है। मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट है, 2 सॉल्यूशंस है, दोनों में वाटर का लेवल बराबर बराबर है और यहाँ पे सपोज अगर आपका 1 ग्राम क्या दिया जा रहा है, आपको ग्लूकोज दिया जा रहा है, 1 ग्राम ग्लूकोज दिया जा रहा है और दूसरे में आपका क्या किया जा रहा है, मान लीजिए 5 ग्राम ग्लूकोज दे दिया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों सेल्स में ज़्यादा आपका हाइपो और हाइपो कौन है, तो क्या बताएंगे आप? तो ऐसे सॉल्यूशन जहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल का कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, उसको आप क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब कम, टोनिक मीन्स ऑस्मोलरिटी। तो ये वाला जो सॉल्यूशन होगा क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक कहलाएगा, जबकि ये वाला सॉल्यूशन क्या कहलाएगा आपका, हाइपरटोनिक कहलाएगा, राइट। तो अगर ऐसा कोई सेल्स होगा जिसको अगर आप हाइपोटोनिक मीडियम में रखते हैं, तो मान लीजिए आपका ये सॉल्यूशन है और आपने यहाँ पे एक सेल रख दिया, तो इस सेल्स का अगर इस सेल्स के लिए अगर ये मीडिया हाइपोटोनिक काम कर रहा है, इसका मतलब सेल्स के इनसाइड में सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, राइट। इस तरीके से तो ये क्या कहलाएगा, ज्यादा कंसंट्रेशन कहलाएगा। तो आपको पता है कि जो आपका मूवमेंट होता है आपका उसमें, वो सिर्फ क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को होते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लेकर के लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जो सॉल्यूशंस आपका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा वहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी। और जो सॉल्यूशंस जिसमें आपका कंसंट्रेशन कम होगा, मीन्स यहाँ पर सोल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे, उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो वाटर पोटेंशियल जहाँ पे ज़्यादा होगा उधर से लेकर के आपका हमेशा लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। तो ऑस्मोसिस में सिर्फ हमेशा आपका क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, मीन्स आपके लिक्विड पार्ट का आपके सोल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं करते। और उसमें मूवमेंट किस तरफ होगा, अगर सॉल्यूशन के रेफरेंस में बात करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए
कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से लेकर के हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की बात किया जाता है। और अगर आप वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे, मीन्स वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल हायर वाटर पोटेंशियल से लेकर के लोअर वाटर पोटेंशियल तरफ क्या होता है आपका मूव करता है। जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, मीन्स कंसंट्रेशन आपका क्या है यहाँ पे हाई है, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा आपका लो होगा। और जिस सॉल्यूशन का आपका कंसंट्रेशन क्या होगा लो होगा, मीन्स कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे लो है, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा इसका हाई होगा। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस कहाँ पे होगी, वाटर पोटेंशियल की अगर आप बात करेंगे तो हायर टू लोअर, मीन्स यहाँ से यहाँ की तरफ, और अगर आप कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो लो टू हाई, तो कंसंट्रेशन इसका लो है और यहाँ से क्या होगा हाई की तरफ। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो जब किसी सेल्स को अगर आप ऐसे मीडिया में रखते हैं जिस मीडिया जो कि मीडिया उसके लिए हाइपोटोनिक का काम करता है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये क्या करेगा यहाँ से यहाँ की तरफ क्या करेगा मूव करेगा। और जब अगर ऐसा होगा तो उसमें क्या होगा, मतलब सेल्स पूरा का पूरा क्या हो जाएगी, मतलब पूरी फुल जाएगी, मीन्स टर्जिड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा आपका सही हो जाएगा। होपफुली कि ये आपके जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाए वो समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन एक्टिविटी रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, तो कौन सी मेम्ब्रेन की एक्टिविटी है जो कि एटीपी की रिक्वायर करती है, तो वहाँ पे एक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें आपकी एटीपी क्या होती है खर्च होती है। तो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसमें आपका ग्लट जो रिसेप्टर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ग्लट रिसेप्टर्स आपके मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं जो कि ग्लूकोज मायोटीज को या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को सेल्स के बाहर से अंदर ले आने क्या करते हैं काम करते हैं। तो ये एक आपका एक्टिव प्रोसेस। जस्ट अ मिनट आपको, हाँ, हाँ, बता रहे हैं। सोडियम आयन का यहाँ पे मूवमेंट जो दिखा रहा है वो आपका इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि सोडियम के साथ-साथ में जैसे सोडियम पोटेशियम अगर आपने पंप पढ़ा है तो सोडियम का को जो कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा जैसे वो एक्टिव प्रोसेस होती है। एक्टिव प्रोसेस जो होता है वो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, राइट? मान लीजिए आपका अगर ये सेल होता है तो अगर सेल के अंदर में सोडियम का अगर आना होता है तो सोडियम का कंसंट्रेशन आपका बाहर साइड में क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है लो होता है और इनर साइड में क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। तो अगर आपको इसको अंदर से बाहर से अगर अंदर तरफ लाना होता है तो यहाँ पे एटीपी क्या होती है खर्च होती है। तो इसका अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की अगर आप बात करेंगे, अगर ये अंदर से बाहर की तरफ अगर जा रहा होगा तो इसको एटीपी की खर्च ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो यहाँ आपको ये भाई आपका सोडियम का जो कंसंट्रेशन होता है वो सेल के आउटसाइड मतलब जो सेल का पेरीफेरी होता है वहाँ पे क्या होता है कम होता है और सेल के अंदर में क्या होता है ज़्यादा होता है। तो जैसे सोडियम पोटेशियम का जो प्रोसेस है वो एक एक्टिव प्रोसेस होती है और एक्टिव प्रोसेस जरूरत कब पड़ती है, जब लो कंसंट्रेशन से आप हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं अगर मूव करते हैं तब जाकर के आपका उसकी जरूरत पड़ती है, राइट? सो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका एटीपी क्या होता है हाइड्रोलिसिस होती है। विदाउट आपका एटीपी का खर्च किए हुए ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है। सोडियम वाला जो ऑप्शन है आपको उसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो सोडियम एक एक्टिव प्रोसेस होती है, सोडियम पोटेशियम सोडियम का आयन एक्सचेंज होना, और उसके लिए आपका हमेशा लोअर हायर जहाँ जहाँ पे सोडियम का आयन लो कंसंट्रेशन पे होगा वहां से मूव करता है कहाँ पे हायर की तरफ, और उसके लिए वहाँ पे एटीपी का खर्च होना होता है। तो अगर आपके सेल्स में सोडियम का अगर इनटेक करना होता है तो उसके लिए टीपी उसकी खर्च होती है। आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा, अभी थोड़ा टाइम का कैच है तो इसको हम लोग तो आप अपने हिसाब से अपने अपने लेवल पे रेक्टिफाई कर लीजिएगा। अगर उसको डाउट रहेगा तो फिर आप उसको डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है द सोडियम पोटेशियम पंप इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोजेनिक पंप बिकॉज इट, तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है इसको इलेक्ट्रोजेनिक। हेलो। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सोडियम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस होती है और इसका हमेशा मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, राइट? अगर आप सेल्स के बाहर निकालने की अगर आप बात करेंगे मीन सेल्स के अगर बाहर सोडियम अगर जा रहा होगा तो डेफिनेटली आपका जो सेल्स के इन साइड में कंसंट्रेशन होगा वो लो होगा। अगर सेल्स से बाहर से अंदर की तरफ अगर आ रहा होगा तो यहाँ पे सेल्स मतलब सोडियम के बाहर सेल्स के बाहर जो सोडियम कंसंट्रेशन होगा वो लो होगा। तो ये मैं आपको बता रहा था कि वो एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरत जैसा कंडीशंस हो, अगर नॉर्मल कंडीशंस की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन बाहर तरफ होता है या अंदर की तरफ? बताइए। हेलो। नहीं, नहीं, मेरा सवाल ये है कि सोडियम के ट्रांसपोर्टेशंस में सोडियम मॉलिक्यूल्स का रिलीज़ सेल्स से आउटसाइड होता है या आउटसाइड से सेल्स अंदर आता है?
सोडियम, पोटेशियम दोनों आपने देखा होगा कि हाँ, वहाँ पे आपका सोडियम और पोटेशियम दोनों एग्ज़ैक्टली अभी आपने सही यही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ग्रेडिएंट है कि जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन होगा, वहाँ से उसको मूव कराना होता है कहाँ पे हायर के लिए। दैट इज़ व्हाई वहाँ पे एटीपी की ज़रूरत होती है, राइट? नो डाउट सोडियम पोटेशियम पंप भी वही मैं आपको बता रहा हूँ, सोडियम पोटेशियम पंप एक एक्टिव प्रोसेस है, वहाँ पे भी एटीपी खर्च होती है, ओके। बट यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दे रखा है ग्लूकोज के मूवमेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी आपका ब्लड ट्रांसपोर्टर के थ्रू जब इसका ट्रांसपोजन होता है, तो ये भी एक एक्टिव प्रोसेस होती है। अगला अगला सवाल आपसे सोडियम पोटेशियम पंप भी आपका एक एक्टिव प्रोसेस है, वहाँ पे भी एटीपी खर्च होती है। जहाँ जैसा जिस तरीके से ग्रेडिएंट होगा वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको सोडियम को अंदर की तरफ क्या कराना है, एंट्री कराना है, तो हमेशा यहाँ पे सोडियम का जो कंसंट्रेशन होगा ये यहाँ पे क्या होगा, लो होगा और सेल्स में सोडियम कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। इसी को तो आप बोलते हैं ना ग्रेडिएंट इंडिपेंडेंट, मतलब कि आपका ग्रेडिएंट के अगेंस्ट में जा रहा है। तो दैट इज़ व्हाई यहाँ पे एटीपी क्या होती है, ज़रूरत होती है। ये एटीपी जो खर्च होता है वो इसी के लिए होता है कि आपको यहाँ पे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करना है, मूव कराना होता है। ओके। तो सोडियम पोटेशियम पंप से भी आपका यहाँ पे प्रॉब्लम पूछा गया है, तो सोडियम पोटेशियम पंप इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोजेनिक पंप बिकॉज इट, तो मेम्ब्रेन पे आपका जो चार्जेस होते हैं दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव का, वो उनके लिए जो जरूरी है आपका ये आयंस होते हैं, तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या करता है, जनरेट करता है। दैट इज वाई आप इसको इलेक्ट्रोजेनिक पंप के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम दे रहा है आपको, द मूवमेंट ऑफ अ पोटेशियम इनटू एन एनिमल सेल्स रिक्वायर, तो पोटेशियम के मूवमेंट के लिए क्या चीज़ की जरूरत होती है। सो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि वो एक एक्टिव प्रोसेस होती है और या तो आपका वहाँ पे एटीपी जनरेट होगा, मीन्स एटीपी का खर्च होगा, या तो फिर क्या होगा का प्रोटॉन ग्रेडियंट बना रहेगा, मीन्स एच प्लस आयन का ग्रेडियंट बना रहेगा, तब जाकर के ये आपका पोटेशियम का जो होगा वो क्या होगा, मूवमेंट होगा इनसाइड द सेल्स में। सो इनसाइड द सेल्स मूवमेंट होने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो पोटेशियम का कंसंट्रेशन है वो सेल्स के क्या होगा, बाहर अगर ज़्यादा होगा या कम होगा, सेल्स के अंदर में जाना है, मीन्स सेल्स के अंदर में आना है। तो आपको हमेशा यही बताया जाता है कि जब एक्टिव प्रोसेस होती है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन जहाँ से जाना होता है वहाँ पे कम होता है, मतलब पोटेशियम कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तब ये कम से अगर हायर की तरफ जाना होगा तब यहाँ पे एटीपी क्या होगा, खर्च होगा। ओके, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस का क्या है, एग्जाम्पल है। इन द केस ऑफ ऐसे ही पोटेशियम के लिए भी होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे दिया जा रहा है, नेक्स्ट एंड लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड टेंड टू इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ाने के लिए क्या फैक्टर आपके रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले ये दो क्वेश्चंस में आ चुका था, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड का पाया जाना। जितना ज़्यादा आपका मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होगी उतना ज़्यादा आप समझ जाइए कि वहाँ पे मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले जो लिपिड्स हैं वो सब के सब क्या हैं, अनसैचुरेटेड हैं। सो अनसैचुरेशन जो होता है वो पैकिंग में या कॉम्पैक्शंस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मैक्सिमम एरिया में ऑक्यूपाई होते हैं, दैट इज़ वाई उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सो इस तरीके से आपने देखा कि ये पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो बड़े ही लॉजिकल थे और मेरे ख्याल से सौभिक थे जो वो ये बोल रहे थे कि यहाँ पे सोडियम होना चाहिए। सौभिक आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, सोडियम पोटेशियम पंप भी आपका एक एक्टिव प्रोसेस का एग्जांपल होता है डेफिनेटली, और यहाँ पे हमेशा सोडियम मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जहाँ पे भी हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अगर आपका सेल्स से बाहर अगर जाना होगा तो इसका मतलब सेल्स के इन साइड में कंसंट्रेशन हमेशा क्या होंगे, लो होंगे, तब उसको बाहर जाना होगा तो वहाँ पे एटीपी खर्च होगी। और अगर सेल्स के अनसाइड में अगर आना होगा तो सेल्स के बाहर भी क्या होगा आपका वो ज़्यादा कम होना चाहिए, तब जाकर के ये आएगा। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा, ये कंडीशंस आपसे कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको दिया गया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड रिसेप्टर्स होते हैं उनके थ्रू होता है और ये एक्टिव प्रोसेस की कंसिडर में आ जाता है। ओके, तो आपने देखा कि ये पेपर का पूरा डिस्कशन क्या है और किस तरीके से ये इसके जो ऑप्शंस आपके सही हो रहे हैं उनका उनके पीछे का लॉजिक क्या है। होपफुली ये सेशंस आप लोगों को काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइव किया होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ से मिली होंगी। अगर इसके बावजूद भी ओके, अगर इसके बावजूद भी अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ अगर डाउट है तो आप उसको अच्छे से ग्रुप में अपने डिस्कस कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। ओके। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए सॉरी। माइटोसिस, हाँ हाँ ठीक है, हाँ कंप्लीट कर लीजिए।
देखिए अगर आपके पास अगर लेनेंजर की बुक हो तो आप जो मेम्ब्रेन का आर्किटेक्चर वाला चैप्टर है, उस आर्किटेक्चर वाले चैप्टर चैप्टर नंबर 13 है आई थिंक मेरे ख्याल से लेनेंजर की बुक में, आप उस बुक को पढ़िए। वहाँ पे आपको बॉन्ड के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से दे रखा है कि फॉस्फोलिपिड के साथ में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का जो एसोसिएशंस होता है, इन द केस ऑफ पेरिफेरल, इन द केस ऑफ इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक, ये सारे जो प्रोटीन्स होते हैं, उनके इंटरेक्शंस के बारे में दे रखा है। राइट? तो आपको वहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। वो जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि वो लूज़ली बाउंडेड होते हैं, वो ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं और अगर आप इसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो आप अगर लेवेंजर की बुक अगर आपके पास है अ, या जस्ट जस्ट अ मिनट, अभी इनको कंप्लीट कर लें तो सोविक आप उस लेनेंजर की बुक का जो आर्किटेक्चर, मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर के नाम से जो चैप्टर दे रखा है, आप उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको जो ये कन्फ्यूजन हो रही है वो कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। और होपफुली उसके बाद का जो चैप्टर आप पढ़ेंगे सेल सीनरी वाला, वहाँ पे आपको ये जो ग्लूकोज का सोडियम पोटेशियम का जो ट्रांसपोर्टेशन है और ब्लड मॉलिक्यूल्स का, वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आपको 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 ये पता होगा सौविक, अगर आपने फिजियोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी है, अगर आपको नॉलेज होगा कि जो आपके एब्जॉर्प्शंस होने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का डिपेंड करता है कि किस टाइम का किस किस टाइम के सेल्स में हो रहा है। तो वो पैसिव डिफ्यूजन मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी आता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी आता है। दोनों ग्लूकोज के सारे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन आपका एक्टिव नहीं होता है। और मतलब सारे टाइप के कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स का प्रोसेस जो ट्रांसपोर्टेशन का होता है वो एक्टिव नहीं होता, वो पैसिव भी होते हैं। कुछ कुछ मायोटीज ऐसे होते हैं जिनका कि आपका पैसिव होता है और कुछ के लिए क्या होता है, आपका एक्टिव होता है। और ग्लूकोज का भी जब आपका अगर आप जब वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो उनका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो पैसिवली हो जाता है। जैसा अगर आपने बताया फिल्ट्रेशन के केसेस में कि जब आपका यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स फिल्टर आउट हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे चूंकि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। वो कोई सेल्स के मेटाबॉलिज्म का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ आपका एक तरीके का फिल्ट्रेशन का पार्ट होता है जहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अभी आप जिसकी बात कर रहे थे प्रॉक्सिमल कम्युनिकेट टिब्यूल का और डिस्टल कम्युनिकेट टिब्यूल का, वो मेटाबॉलिज्म का पार्ट नहीं है। जब आप मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात करेंगे जहाँ पे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिसमें आपके सेल्स ग्लूकोज के क्या हो रहा है, मेटाबोलाइज हो रहे हैं, इन दैट केस आप देखेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हमेशा ब्लड रिसेप्टर प्रोटीन के थ्रू होती है और वो एक एक्टिव प्रोसेस की कैटेगरी में आता है। सो यहाँ पे जो लॉजिक आपसे दिया गया था वही दिया था। और आप जो एग्जांपल कोट कर रहे हैं वो आपका फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाला है, जहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स आपके फिल्टर आउट होते हैं उनका फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है और फॉर दैट वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही काम आता है। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है दैट इज वाई वो फिर से क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस क्या होते हैं आप बताना चाहेंगे? वे वीक इंटरेक्शंस होते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए वेरी फॉर्मली एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल। हम्म। सुजा सुजाता, आपको वहाँ पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ उससे समझ जाइए कि हाइड्रोफोबिक जो इंटरैक्शंस होते हैं, दे ऑल आर द काइंड ऑफ अ वीक इंटरैक्शन। दे आर नॉट अ रियल बॉन्ड, इट्स जस्ट एक इंटरैक्शंस होता है। तो वो हाइड्रोफोबिक जो इंटरैक्शंस होंगी कभी भी आपके स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में नहीं आते हैं। आपको ये पूरा आपको एंजाइम में भी पढ़ाया गया, आपको ये एंटीबॉडी में भी पढ़ाया गया कि हाइड्रोफोबिक जो इंटरैक्शंस है, वो एक नॉन कोवैलेंट बॉन्ड के इंटरैक्शंस में आता है और ये आपका एक वीक इंटरैक्शंस कैटेगरी में आता है। राइट? या या
ओके, अच्छा लगा आज बहुत सारे लोगों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इतने सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस हुए और मैं चाहता हूँ कि ये डिस्कस और ज़्यादा से ज़्यादा हो और सोविक और कौस्तुभ और सुजाता बाकी लोग आप लोगों ने बहुत आज की क्लास को एक्टिव और इंटरेक्टिव बनाया। बाकी लोग थोड़े से सिर्फ सुनते रहते हैं, कुछ पूछते नहीं हैं, तो ऐसा पूछना बहुत ज़रूरी है और जितना ज़्यादा आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा एक्सप्लोर आउट हो पाएँगी, तो आप अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और जितना ज़्यादा डाउट हो, उतना आप उसको पूछते रहिए, ओके? सो अच्छा लगा आज की क्लास को अटेंड करके और चीज़ों को डिस्कस करके और होपफुली कि आपके जो प्रॉब्लम्स थे उनको अच्छे तरीके से रेक्टिफाई किया जा चुका हो और उसके आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन्स हो वो दूर हो चुके हों। अगर अभी भी कुछ बच जाता है तो आप थोड़ा-सा सेल्फ स्टडी कीजिए और उसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट होता है तो फिर अवेलेबल हम यहाँ पे हैं और आप ऑनलाइन जो ग्रुप बने हुए हैं उस ग्रुप में भी आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके? बताइए इनको आप लोग। कौस्तुभ और सोवी के मेम्ब्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने डिस्कस किया है, तो अब बाकी जो क्वेश्चंस होंगे आप लोग ग्रुप में पूछिए और ये लोग अब आंसर करेंगे आपको, ठीक है? कुछ कुछ लोड थोड़ा आप लोगों को भी दिया जाए। सो सुजाता हैं हमेशा के टेस्ट के टॉपर रही हैं, सुजाता हैं, कौस्तुभ हैं, सोविक हैं, ये सब लोग काफ़ी एक्टिव मेंबर दिख रहे हैं मुझे, मनीषा चौधरी भी हैं, वंदना भी हैं। सो बाकी लोग देखिए डाउट्स अगर आपके पास आ रहे हैं दैट मीन्स कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और ये डाउट का आना बहुत ज़रूरी है। राइट और डाउट्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप उसको आपको आप ग्रुप इसीलिए बना हुआ है ना ग्रुप सिर्फ क्लास को अटेंड करने के लिए नहीं बना है ग्रुप बना है इंटरेक्शंस करने के लिए तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस को पूछिए जिनके पास आंसर होगा वो बताएंगे तो उनका भी तरीके से रिवीजन होगा और आपको नई चीज इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी ओके सो बी रेडी फॉर आंसर कौस्तुक और सौविक एंड सुजाता वंदना ऑल दिस गाइस बाकी लोगों के जो डाउट्स आते हैं आप उनको रेक्टिफाई करने का काम कीजिए और आपके भी क्वेश्चंस आपके भी टॉपिक्स रिवाइज होते रहेंगे और उनको आंसर्स भी मिलता रहेगा ठीक है नेक्स्ट वाला जो टेस्ट है आईडीटी का नहीं वो सिलेबस मैं आपको भी मैसेज करूंगा ग्रुप में जो जो टॉपिक करूंगा उसको आपको पढ़ना रहेगा क्योंकि एक जगह पे आपका सारा आईडीटी नहीं दे रखा है तो आईडीटी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको इंक्लूड करके टेस्ट लिया जाएगा जैसे एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का आपका जीएमओ है फिर वेक्टर्स हैं फिर इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स हैं ये सारे सबको एक जगह कंपाइल करेंगे तब जाकर आपका टेस्ट का टॉपिक बनेगा तो अभी मैं मैसेज कर दूंगा उसको वेटनेसडे को ओके या शेड्यूल शेड्यूल है, आप ग्रुप में अगर जुड़ी हैं, तो आपका जो मीडिया वाला वो ऑप्शन होता है, उसमें आप जाइए, आपको टेस्ट का शेड्यूल मिल जाएगा, डे एंड टॉपिक आपको मेंशन ऑलरेडी किया गया है। अगर आपके पास नहीं है, तो ग्रुप मेंबर से रिक्वेस्ट है, किसी के पास अगर है, तो उनको फिर से रीशेयर कर दें, ताकि वो भी उस चीज़ से एक तरीके से अपना एक्सपोज़र ले लें। ठीक है? ओके, ठीक है फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, गुड नाइट टू ऑल, गुड नाइट।